हेलो हेलो हेलो, बैठी बैठी बैठी। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया। कैसा रहा आप लोगों का पेपर? वो ग्रुप में कौन है जूजू पूछ रहा था कार्बेनाइन का? आरपी सर बता दें। कार्बेनाइन में क्या डाउट था, बोलो। हाँ। अरे तो कार्बेनाइन का लोन पेयर थोड़ी दिखता है। लोन पेयर को हम शेप में थोड़ी काम करते हैं, शेप में तो इलेक्ट्रॉन शेप नहीं दे पाएगा। ये नाइट्रोजन की तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। जैसे नाइट्रोजन का क्या शेप बोलते हो आप? पिरामिडल। दोनों ही पिरामिडल है ना। देखो तीन बॉन्ड ऐसे दिख रहे हैं, तीनों बॉन्ड क्या बना रहे हैं? एक पिरामिड। तो लोन पेयर कार्बेनाइन के लिए शेप नहीं देगा। ठीक है। हाँ जी। ऑब्वियसली ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल sp3। शेप आपका शेप आपका क्या होगा? पिरामिडल। क्लियर? और कोई डाउट? अच्छा, पेपर में कोई डाउट है? पेपर निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। दो पेपर थे ना? पेपर 2। अच्छा, एक से। हाँ भाई, तो ये पूछ रहा है अब, है ना। हैंड रेस करना ध्यान से, क्योंकि पेपर का एनालिसिस बहुत सुपर तरीके से होना चाहिए अगर तुम्हें सच में आईआईटी में अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि पेपर का मैंने देखा है, जो बच्चा एनालिसिस ढंग से करता है ना, उसी की आईआईटी की प्रिपरेशन सही चलती है और आगे बढ़ती है। केवल पेपर देने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, पेपर का ढंग से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसी से आगे का रोड मैप डिसाइड होगा कि कौन से टॉपिक हमारे वीक रह गए। तो लेट्स डिस्कस पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन विच आर मोर स्टेबल देन CH3 CH प्लस CH3। इसका आंसर 5 है। इसमें किसी को कोई डाउट है? कितने बच्चों का ये सही हुआ था और कितने बच्चों का गलत हुआ था? आपका क्यों गलत हुआ अक्षत? आपका? यार ऐसी सेम गलतियां क्यों हो सकती है? तीनों बच्चे एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं? स्ट्रेंज नहीं बिहेवियर, या कहीं ये एक्सक्यूज देने का एक नया बहाना है? क्योंकि आप मुझे एक बताओ, बुरा मत मानना, एक बच्चे ने जो बोला बोला सर सेम सेम, ये कैसे हो सकता है? आप कैसे सोच सकते हो? कार्बोकेटाइन है इसमें, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, यहाँ प्लस, और एक इसमें, बहुत अंतर है यार। आपको नहीं लग रहा ये आपकी प्रतिभा पर भी प्रश्न उठा रहा है? ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए ना। और किस किस का गलत था ये पहला क्वेश्चन? हाँ, आपका क्यों गलत था? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था लास्ट डे। भाई अकाउंटेबिलिटी रखो, है ना। गलत ऐसे नहीं होने चाहिए, गलती हो रही है ना तो उसको सिंसियरली लो आप। ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन अपन ने कोई भी गलत कर दिया और अपन बहुत लाइटली उसको बोल रहे हैं। इट इज वेरी सीरियस मैटर। ऐसे ही गलती करोगे ना तो फिर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है आप क्लास में थी लास्ट सैटरडे की नाइट में, अपन 7:30 पौने 8 बजे गए थे। तो फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अपन को नंबर लाने हैं तो हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि क्वेश्चन सही होना है, मतलब होना ही चाहिए। ठीक है। और किसने हाथ खड़ा किया था? किसका गलत हुआ था? आपका क्यों हुआ था भाई? आप भी थे शायद क्लास में, लास्ट क्लास में। सैटरडे को थे नहीं थे आप? शाम को क्यों नहीं थे आप? खड़े जाओ। क्यों नहीं थे आप क्लास में? जो जीओसी क्लास अपन ने लगाई थी। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं थे भाई? अच्छा, हो रखा है वो। ठीक। बैठो। तो फिर क्यों गलत हुआ बेटा ये क्वेश्चन? यार ये भाई एयर एयर वाले बच्चे छोड़ो, एक बिलो एवरेज वाली बिहेवियर गलतियां हैं। अगर तुम 3-4 कर रहे हो, चाहे तुम सारे के सारे कर रहे हो, मैं सबको बोलूंगा ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें करोगे क्या यार? यार ये मैं, और मैं डांटूंगा भाई। देखो क्वेश्चन मुझे गलत नहीं चाहिए, नंबर चाहिए मुझे। कैसे करो तुम देख लो पहले। यही गलती की, वही गलती है, जस्टिफाई मतलब। नेक्स्ट टाइम अभी छोड़ रहा हूँ देखो।
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हम आईआईटी में जा रहे हैं और आईआईटी के लिए हम ऐसी छोटी मोटी बेवकूफाना मिस्टेक करेंगे तो हो गया फिर हमारा काम। सीधे बैठो आप, बैठो आप। क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। मैंने बोला था एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें। कितने बच्चों का गलत हुआ? रीजन, अल्काइन तो बहुत वीक एसिड होती है भाई। कौन कौन से सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देखो ऐसे याद रखो, मैं समझाता हूं आपको। देखो जैसे मान लो मैंने बोला बेंजोइक एसिड देता है। अब बेंजोइक एसिड में होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट की आप रिएक्शन करवाते हो तो Na पे प्लस है, SCO3 पे माइनस है, तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। तो ये क्या करेगा, HCO3 माइनस H प्लस निकाल कर क्या बनाएगा, PH C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा, H2CO3। तो HCO3 माइनस H प्लस मिलाकर H2CO3 बना रहा है, और H2CO3 अनस्टेबल होता है तो वो किसमें ब्रेक डाउन करेगा, H2 और CO2 गैस। तो जो कंपाउंड स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे एज कंपेयर टू H2CO3, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो एसिड बेस रिएक्शन का है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से वीक एसिड बेस की तरफ ट्रांसफर करता है। जैसे ये एसिड है क्योंकि H प्लस निकाल रहा है, और ये बेस है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस, और बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर आपको पता है रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से वीक एसिड बेस की तरफ होगी, तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां होगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगा तो H2CO3 बनेगा और वो टूटकर H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो H2CO3 है उसका पीके वैल्यू लगभग 6.2 6.4 के आसपास होता है ना। तो उसके से ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर एसिड है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो देगा, और फिनॉल नहीं देगा। तो इतना तो कम से कम याद रखा करो कि H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, बेंजोइक एसिड। तो इसका मतलब वो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड लाएगा। अब फिनॉल होगा तो वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाएगा। बैकवर्ड ले जाएगा तो H2CO3 बनते ही वापस से रीएसोसिएट हो जाएगा, और आपका क्या बोलते हैं H2CO3 ब्रेक डाउन नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है। बट वो तभी टूटेगा ना जब वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रहेगा, तो बैकवर्ड इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन से स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2CO3 से A स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, D, तो A स्ट्रॉन्गर है, D स्ट्रॉन्गर है। इसके अलावा E स्क्वेरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीके 1 के आसपास होता है, पीके 1 और पीके 2 ठीक है। F भी दे देगा तो EF। इसके अलावा बच्चों G, HCl का तो पीके वैल्यू माइनस में होता है, HCl HBrHI का। HF का कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर होता है। एल्काइन नहीं देगी और अल्कोहल भी वीक एसिड है, तो इसमें ये आंसर सीधा सीधा 5 आ रहा है। और किस किस बच्चों ने गलत किया है? आपने क्या गलती की इसमें? यार आपको तो उस बैच में पूरा जीओसी पढ़ा के भेजा था, फिर भी ऐसी गलतियां। आप है ना थोड़ा सा मुझे एयर बैच में आने के बाद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। मे बी आई मे बी रोंग, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेयर से थिन लेयर को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि जब आप साल यहाँ भी पढ़ रहे थे ना तो आपने डाउट एक बार भी नहीं पूछा था कुछ भी, है ना, ना आपने इंटरेक्शन किया था। या तो आप केमिस्ट्री को लाइट ले रहे हो या ओवरऑल थोड़ा एयर बैच में आ गए हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बाहर निकल रहा है। ध्यान रखना, मेरा कोई भी कमेंट जो होगा ना उसमें हर्ट होने की जगह उसको पॉजिटिवली एनालाइज करना कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। एक आप भी मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो जब से उस बैच से इधर आए हो, क्योंकि ये अक्सर साइड इफेक्ट नजर आने लगते हैं बच्चों के अंदर। मैंने आपको याद करो शुरू में बोला था एयर बैच में आने का मतलब जेई एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता है, और अगर मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया है ना तो कोई कारण से बोला होगा। मैं आपका भला चाहता हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, तो अगर आपको मैं कोई कमेंट दे रहा हूँ, आपने भी एक बार भी डाउट नहीं पूछा मुझसे, ठीक है। इतना बड़ा जीओसी का पेपर था, आपका जीओसी पहले ही कंप्लीट हो चुका था, तो आपको पूरा मॉड्यूल पूरे डीवीवी में से कहीं ना कुछ डाउट आने चाहिए थे। तो आई थिंक, और आप रिलैक्स भी दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आप मैनेज कर लोगे, मतलब आपने काफी टाइम पहले ही जीओसी कंप्लीट कर लिए, है ना। तो जिस बैच से आप आए हो अक्षत, आपका तो बहुत मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छा करोगे, है ना। तो आपकी गलतियां सिली मिस्टेक्स भयंकर हो रही है। बेटा आईआईटी निकालनी है ना तो अपन को छोटी छोटी बात को इग्नोर नहीं करना है। और मैंने जो बात आप दोनों को बोली ना, अगली टेस्ट में ध्यान रखना ओवर कॉन्फिडेंस ना झलके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती मेरे से आके डाउट पूछो, बट माई पॉइंट इज दैट कि इफ यू आर रिलैक्स्ड, इफ यू आर ना लुकिंग कंफर्टेबल,
देन यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन मार्क्स ऑल्सो। अगर आप मार्क्स को भाई सीरियस नहीं ले रहे ना, आप पुराने जमाने में जी रहे हो कि उस बैच में आप हीरो थे इसलिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया तो आपको बस हो गया। ध्यान रखना, आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर के हिसाब से कम 200 नंबर आपको चाहिए अगर ड्रॉप पर बैच में आके आप एक साल वेस्ट करते हो तो। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? आप बताओ कि अगर आपका केवल सिलेक्शन हुआ और आपको 15,000, 18,000, 12,000, 10,000 रैंक मिली, 7-8 हजार भी मिल गई तो क्या बहुत बड़ा चमत्कार हो गया? क्या नहीं हुआ। एक साल का ड्रॉप है भाई, कितना फीस लग रही है, कितना आपका मेहनत जा रही है। सोचो आपके कई ऐसे मिस क्लास साथी हैं जो 12th में आईआईटी शुरू कर चुके हैं अब आपसे, दे आर 1 ईयर सीनियर इन कॉलेज, राइट? तो अकाउंटेबल बनो इस बात के लिए, अकाउंटेबिलिटी सीरियसली लो। उस ग्रुप में ओसी के उस क्वेश्चन पे इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने जानबूझ करके रिप्लाई नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्कशन पढ़ाई से रिलेटेड था इसलिए मैं गलत तो नहीं बोलूंगा, पर इससे बेटर तो चीजों को खुद ही खंगाला करो नोट्स में। अपन ने नोट्स में खंगाल लिया और तुरंत आके बहुत लिमिटेड डिस्कशन करो ग्रुप में भी। पंचायती मत लगाओ, पंचायती राज की तरह। ऐसे में यहाँ भी देखता हूँ शाम के टाइम जब आप क्लास सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो कई बच्चे बहुत रिलैक्स होकर पढ़ रहे होते हैं। तो ग्रुप स्टडी का मतलब वेरी सीरियस स्टडी होनी चाहिए। तुरंत डाउट पूछा एक दूसरे से, तुरंत काम पे लग गए अपना, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाकें चल रही है। जब आपकी सेल्फ स्टडी की क्लासरूम में मैं आऊँ तो मुझे कोई हंसी मजाक करता हुआ ना दिखे, और मैं सरप्राइज एंट्री कई बार आपके बाहर से भी निकलता हूँ देखते हुए। देखो मैं वो बातें बोल रहा हूँ आपको, समझो यार, आज 5 महीने हैं हमारे पास। अभी अगर सीरियस हो गए ना, इन बातों पे ध्यान दे लिया तो आपको खुद याद करोगे कि यार आपको मेरी डांट प्रसाद की तरह लगेगी कि यार आरपी सर ने तो बिल्कुल अच्छे के लिए बोला था। और बाद में देखो यार, बाकी तो तुम्हारी लाइफ है, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन तो हूं नहीं, तो मुझे ऐसा तो सोचना मत कि भाई ये देखिए इतना क्यों टोक रहे हैं कर रहे हैं। भाई टीचर का काम है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे बच्चे अच्छा करें, है ना। उसकी वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा आपके ऊपर। तो आप एक तो मुझे बहुत सीरियस डिस्कशन चाहिए ग्रुप में भी, यहाँ पर भी। ये हवा हवाई काम नहीं करने। बी वेरी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, बी अकाउंटेबल फॉर योर प्रैक्टिस, योर होमवर्क। ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी कोई कुछ भी बातें कर रही है, हंसी मजाके चल रही है सेल्फ क्लासरूम्स में या सेल्फ स्टडी रूम में मजाके चल रही है। करो हल्का फुल्का मजाक कर लो, 2-3 घंटे में एक बार इसने जोक सुनाया हंस लिया, मना नहीं। अच्छे अच्छे लगते हो आप लोग हंसते मजाक करते हो, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए। बिकॉज वी डोंट हैव सच मैनी, बोलते ना हाउ दैट मच ऑफ टाइम के हम मतलब लाइफ में इंजॉयमेंट भी चल जाएगा और ऐसे भी चल जाएगा। सोचो बैक टू बैक कितने नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अपनी क्लास में से। कहाँ है वो? अच्छा मोबाइल में था। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, विच विल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मेरे बैच का नोट्स अगर आपने देखे हो तो मैंने क्लास में ही लिखवाया था, इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ये कितने बच्चों का गलत हुआ? अच्छा, एक तो ऑनेस्टी ये रखनी कि ना झूठ नहीं बोलना है वरना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जब जो स्टूडेंट रियलिटी को फेस नहीं करेगा ना, पहले तो फेस करो, चाहे डांट पड़े पढ़ने दो अपने, पीछे मत हटो अपने। तो जो गलत हो रहे हैं आंसर एक्सेप्ट करो कि सर ये गलत था, ठीक है। डांट सुनने के बाद भी ये नहीं कि अगले क्वेश्चन में झेप जाओ कि अरे यार ये तो बहुत चिल्लाता है टीचर, नहीं बोलूंगा मैं इसको, तुम्हारा ही नुकसान होगा। सबसे बड़े पहले नुकसान किस बल्ले व्यक्ति का होता है? जो रियलिटी में नहीं जीता है। बी रियल, एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हुआ है, एक्सक्यूज मत दो। कई बच्चे देखा ना आपने, सर ऐसा हो गया था इसलिए वैसा हो गया था, मेरा पेट दर्द हो रहा था तो मेरा इसलिए मेरा पेपर बिगड़ गया था, सर मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। पहले जो भी हुआ सो रियली एक्सेप्ट करो उसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कितने बच्चों का गलत हुआ? क्यों गलत हुआ भाई? अच्छा, कौन सा नहीं आया था ये चेक कर लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो सही हो गया होगा। तो ये कितने बच्चों का गलत हुआ? क्यों गलत हुआ? आपको थोड़ा दुख हुआ उसके लिए? अभी चेहरे पे तो हंसी आ रही, लेकिन दुख लग नहीं रहा। मतलब अभी आपको लग रहा है शायद आईआईटी का पेपर दोगी ना तो बहुत रोना आएगा, जब ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है तो, है ना। तो थोड़ा मतलब मैं स्माइल नहीं करो ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको सीरियस लो, गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना। पेपर दे रहे हो तो बहुत सिंसियरली दो भाई, बहुत ज्यादा सिंसियरली। वो 3 घंटे ऐसे होने चाहिए जो आपको, आप ऐसे सोच लो कि आईआईटी के में बैठे हुए हो, तब जाके वो सिंसियरिटी आपकी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाएगी आपको और इम्प्रूव करेगी आपके मार्क्स। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में और किस किस की गलती थी आपके अलावा? आपकी क्यों गलती थी?
तो रीअरेंजमेंट तो मैंने बताया भी था, फिर से बता रहा हूँ, रीअरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो जो दिया है उससे सोचना है। चलो आपका क्या गलत, आपका क्यों होता है गलत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट में कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि सर ये कैसे होगा, तो भाई एसआईआर लग रहा है ना, एसआईआर लग रहा है दोनों ए में भी और डी में भी। डी में तो अट्रैक्शन भी होगा एनायन केटायन का, और यहां देखो जैसे आप यहां पर लगाओगे तो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, तो जब ये सिस फॉर्म में रहेगा, कौन सी फॉर्म में रहेगा, सिस, तो सिस फॉर्म में यहाँ ये एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो एक दूसरे के प्लेन को रोटेट करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे प्लेन रोटेट होगा तो SIR के कारण क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर नहीं जा पाएगा SIR के कारण, और ये नहीं जा पाएगा तो ये इफेक्टिवली रेजोनेंस कर पाएगा। भाई हमें किससे मतलब है, एनायन की स्टेबिलिटी से। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें किससे मतलब होता है, H+ निकालने के बाद एनायन की स्टेबिलिटी से। तो ये जितना अच्छा रेजोनेंस करे उतना ही बेहतर है, तो इसको डिस्टर्ब करने वाले नहीं होने चाहिए। तो अगर ये SIR नहीं होगा तो एल्कीन प्लस M लगा के इसके एनायन के रेजोनेंस को अफेक्ट करेगी। आपका पेपर कहाँ है भाई, पेपर सभी लेकर आया करो ना। तो यहाँ देखो ये रेजोनेंस करेगा, तो अगर ये रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये एक तरह से अच्छी बात है ना, क्योंकि एक तरह से प्लस M लगा रहा है, और प्लस M से चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। सेम यही केस हम डी में भी लगा लेंगे, और डी में तो NR3+ है, NMe3+, तो वो एनायन केटायन को अट्रैक्शन से भी स्टेबल करेगा। ठीक है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सिस वालों की ज्यादा आ रही है। सी वाले में H बॉन्डिंग से आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है, सी में H बॉन्डिंग से आंसर आएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो आप दोनों को H+ दे दोगे या किसी एक को दोगे। पहले याद रखना, एसिड है तो एक का H+ निकाल के चेक करते हैं, और बेस है तो एक का H+ देकर चेक करते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इस जगह पर N, ये देखो यहां जब आप H+ दोगे तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ होगी, और सेकेंड वाले में नहीं हो पाएगी, पीछे आ गया वो। H बॉन्डिंग के कारण इसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो गया, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यस और नॉट। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो H-, ये तो क्लास में प्रैक्टिस किए हुए चीजें थी यार, ए क्यों नहीं बन रहा है, ये आराम से बन रहा है भाई। H- है ना, लिखा भी उसने H- आपकी हेल्प के लिए। वैसे H- लेते किसके साथ हैं, KH के साथ या NaH के साथ। तो पोटेशियम या सोडियम हाइड्राइड H- क्या करेगा, इधर से H+ तोड़ देगा, तो ये क्वासी एरोमेटिक बन जाएगा, और यहाँ एक H बचेगा और नेगेटिव आ जाएगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। बोलो सही है, बात समझ में आ गई। तो एरोमेटिक कंपाउंड है मतलब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और कौन से में डाउट है, बाकी देखो बी वाला Br- तोड़ देगा तो क्वासी एरोमेटिक 2+ आ जाएंगे, सी में भी कार्बोकेटायन बन जाएगा, और डी वाले में H+ कहाँ पे अटैक करेगा, इस जगह पर। मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर तोड़ दो, तो जैसे ये बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो कोई एसिड का H+ यहाँ नेगेटिव पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस आते ही यहाँ क्या आ गया, CH3, तो ये क्वासी एरोमेटिक आ गया ना। साइक्लिक प्लेनर हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चों को गलत हुआ, नहीं मतलब गलत हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। हीट ऑफ कंबशन, CCl बॉन्ड, CC बॉन्ड, रेजोनेंस एनर्जी, ये सही हो गया। कोई डाउट है किसी को, बेटा बातें मत करो आपस में ना। डी ऑप्शन में क्या डाउट है यार, रेजोनेंस देखो ना, पहले वाले में देखो 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे वाले में 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर, और तीसरे वाले में 3 पाई बॉन्ड का। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्या वो पाई बॉन्ड और ये कंपाउंड एक्सेप्शन सेम है, तो फिर और सोचना ही नहीं है आपको, जो एक्सेप्शन दिया होता है ना वो वही हो तो ही मतलब है। और पहली बात तो वो HOH में दिया था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ तो कोई कंसेप्ट है बन लग ही नहीं रहा। यहाँ तो सीधा आपको देखना है कि ये देखो, यहाँ पर आप ऑक्सीजन का लोन पेयर ले रहे हो, तो यहाँ देखो ये आपका
तो ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ एक पाई बॉन्ड और बढ़ा दिया, उधर पहले वाले में तो डबल बॉन्ड उधर है तो sp3 कार्बन आ रहा है, यहाँ पर ये लोन पेयर इधर, ये इधर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें मैट्रिक्स वाले में देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगले दोनों मैट्रिक्स जो कॉलम दिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 उसमें बन जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए हाँ बोलो। आप तो ऐसे बोलो, वो मैंने वो बंद कर दिया, ऐसे बताओ क्या दिक्कत है। क्लास के बाहर पूछ लेना, कोई बात नहीं, है ना, बाद में पूछ लेना ना। और कोई डाउट तो नहीं है इसके अलावा, बोलो। क्लास के एंड में पूछ लेना, एक बार स्टार्ट कर देते हैं, टाइम हो रहा है। थोड़ा ना यार बुरा मत मानना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थ्योरी उतनी अच्छे से क्लियर नहीं है, या तो कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं या फिर सीधा प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस में ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस में ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। मतलब वो कार्बेनाइन का जो डिस्कशन अपने ग्रुप में हुआ ना, वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतना बेसिक सी बात कैसे डिस्कस हो सकती है इतनी लंबी। तो थ्योरी अपन को और अच्छे से पढ़नी चाहिए, है ना। और ये तो इसने डिस्कस कर ली, मैं केवल इस बच्चे बालक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके साथ है। ये बेसिक प्रॉब्लम सच में ड्रॉपर में क्लियर होती नहीं है और बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसने 11-12 में सारी बातें देख ली होती, तो अब उसके पास बोलने के लिए बहुत होती है। देखो एक बात याद रखना, एक होती है इन्फॉर्मेशन होना और एक होता है इन्फॉर्मेशन का यूज करते आना। तो एक होता है नॉलेजेबल पर्सन और एक होता है स्किल पर्सन। तो आप हो सकता है कि नॉलेजेबल तो हो लेकिन स्किल भी होना चाहिए आप में। स्किल क्या होता है, जैसे आपको गाड़ी चलाने का पूरा मेन्यू पता है, पूरा सिस्टम पता है गाड़ी कैसे चलती है, बट क्या आप गाड़ी चला सकते हो अगर आपने पहले कभी नहीं चलाई है तो? दोबारा बोलो, चला सकते हो क्या? मैं आपको फाइटर जेट उड़ाने की पूरी 3D दिखा दूं, सबको समझा दूं, ऐसे फाइटर जेट होता है, ऐसे लीवर खींचते हैं, ऐसे उड़ता है, ऐसे उसमें से बम अटैक करते हैं जब युद्ध होता है तो सब कुछ, लेकिन अचानक मैं बोलूं भाई युद्ध छिड़ गया इंडिया पाकिस्तान का, ले जाओ तुम F-16 या ले जाओ राफेल, उड़ा लोगे क्या? आपको कोई देगा ही नहीं। बोलेगा भाई कम से कम 2-3-4 साल तक आपको प्रैक्टिस में करवाई जाएगी, तब जाके एक पायलट तैयार होता है। जब हम बोलते हैं ना कि एक पायलट इंडिया पाकिस्तान के वॉर में घायल हो गया, इंजर्ड हो गया, है ना, या वीर गति को प्राप्त हो गया, तो कितना बड़ा लॉस होता है, क्योंकि उतने सालों का एक्सपीरियंस उससे जुड़ा होता है, फ्लाइंग आवर्स बोलते हैं जिसको। तो पॉइंट इज दैट कि अपने स्किल को यूज करना सीखो, है ना। और स्किल को यूज करने के लिए आपकी नॉलेज तो प्राइमरी है ही सही। तो कई सारे बच्चों को जो मुझे लग रहा है नॉलेज में अभी भी गड़बड़ है, आप थ्योरी को उतना सिंसियरली नहीं देख रहे हो। तो पहले थ्योरी पर सिंसियरली फोकस करें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय अकाउंटेबिलिटी के साथ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जब कर रहे हैं, होमवर्क जब घर पे ट्राई कर रहे हैं, तो देखें कि जैसे आपने 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस लगाए, तो आके मुझे चेक करवाएं कि सर ये मैंने मॉड्यूल का या डीपीपी का या एयर डीपीपी का या जो बुक मैंने MS चौहान वाली आपको रिकमेंड की हुई है वो कर रहे हो। वो एंड में करनी है सबसे, है ना। पहले अपन को अपने वाला मटेरियल निपटाना है। आप MS चौहान वाली बुक लगा रहे हैं, वो सर मैंने कर लिया है, सर मैंने 1 घंटे किया था, मैंने टाइम लिख दिया है सर, इतने बजे से 1 घंटा लगा मुझे, सर मेरे 20 क्वेश्चन हुए, सर इसमें से ये सही है ये गलत है, आप बताइए मेरी स्पीड कैसी है या आपका एनालिसिस क्या है, तो मुझे चेक करवाया करो। तो ये होता है थ्योरी, प्रैक्टिस और उसके बाद एनालिसिस। आप एनालिसिस लास्ट पार्ट होता है, तो एनालिसिस अगर आपका सही नहीं चल रहा है ना, तो ये इस तरह की बच्चों वाली गलतियां हो रही है। और ये बेटा अब भी आपने सिंसियरली नहीं लिया ना, तो ये IIT में भी जाएंगी, इट विल रिफ्लेक्ट योर परफॉर्मेंस। और केमिस्ट्री भाई ऐसा है ना, ढंग से पढ़ लिया ना अभी, तो बिल्कुल मजे करवा देगी। 90 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर आराम से आते हैं JEE एडवांस में। और वो तभी जब साल भर सच में सिंसियरली पढ़ाई करोगे। दिक्कत आ रही तो बात करो, नहीं है आपको। और ये मत सोचो कि 4-6 बच्चे मेरे फेवरेट है, मेरे लिए सारे बच्चे फेवरेट है, हर किसी की हेल्प करूंगा मैं, लेकिन आपकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि डाउट डाउट तो डिस्कस कर रहे हो, अपनी बातें तो बकर 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 होता है ना, हम लोग बस पंचायती करते रहते हैं, बट घर पर उतनी एग्जीक्यूशन पर उतना वर्क नहीं करते। तो अपन को बहुत सीरियस होकर बात करनी पड़ेगी। और डिसिप्लिन थोड़ा बड़ा हो अपने ग्रुप में ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी लग रही है क्लास में, सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी मैंने नोटिस किया, बातें करते हुए या थोड़ा लाइटर नहीं, क्योंकि अभी ये 4-5 महीने अपन ने 3-4 महीने शुरू के सीरियस डिसिप्लिन में मैनेज कर लिया ना, आगे तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन जाएगा ही से। हमारा शुरू का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बी वेरी प्रोफेशनल,
एंड बी अकाउंटेबल फॉर योर मिस्टेक्स, क्या गलतियां हो रही, क्यों हो रही है। कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कितने नंबर का पेपर था? 180 का। 180 में से 150 प्लस कितने बच्चों के आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 60, बहुत कम है यार। 120 से 150 के बीच में कितने आ रहे हैं? 132। और 120 से 100 के बीच में, 100 से 80 के बीच में। भाई कैसे आईआईटी निकलेगी भाई, ये तो आईआईटी निकलने के वांदे हो जाएंगे। अच्छा, बाकी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि दूसरे कम, पीछे हाईएस्ट नंबर कम आ रहे, तो भाई जब दूसरों के कम आ रहे तो मेरे कम है तो क्या होगा? ऐसे मत सोचो, दूसरों के कम आ रहे उससे तुम्हारा पाप धुल नहीं जाएगा। धुल जाएगा क्या? नहीं ना। तो सोचो भाई नंबर कैसे बढ़ाने, नंबर नहीं बढ़ेंगे तो काम। तुम्हारे कितने आ रहे हैं, इतने कम क्यों, कितना है? और केमिस्ट्री में 20, तो फिजिक्स क्यों बोल रहे हो, केमिस्ट्री हुई फिर तो रीजन। और फिजिक्स, ये तो मतलब वो हो गया ना, इसमें उधर निपट गया, मैं इधर निपट गया। और मैथ्स में कितने हैं, तो मैथ्स में भी कहाँ ज्यादा है, आपके कितने हैं, कितने कितने हैं सब्जेक्ट वाइज? पुअर परफॉर्मेंस। भाई फिर मैं बोल रहा हूँ तुम गलत फहमी पाल रहे हो, ऐसे नहीं होगा आईआईटी का काम, है ना। और ये निराश करने के लिए नहीं, रियलिटी के लिए बोल रहा हूँ। ये सोचो हमें और मेहनत करनी है अब, अगले टेस्ट में पूरा फोड़ के आना है। बोलो करोगे नहीं करोगे? अरे सही बोल दो यार, सही में भाई ये तो बहुत बेकार परफॉर्मेंस है, बहुत बेकार परफॉर्मेंस। बेकार नहीं, बहुत बेकार। सोचो ज्यादातर बच्चे 100 के नीचे आ रहे हैं 180 में से। ऐसा भी पेपर नहीं था यार, ऐसा भी नहीं था, है ना। मूड खराब करने का काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई देखो ये तो चीजें होनी चाहिए। देखो आईआईटी निकालनी है तो हमें, आप बताओ जेई एडवांस का जो अभी फाइनल पेपर आया था वो क्या इजी था क्या? इजी था? फिर थोड़ा सीरियस हो जाओ यार। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पे ध्यान दो बेटा। कहां तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? हेलोजिनेशन ऑफ, अच्छा ठीक। फाइंड मेजर। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको वो ट्रिक बता दी थी कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, वो नहीं बताई थी ना? ठीक है। चलो भाई आ जाओ, करते हैं सॉल्व। और अगला टेस्ट कब आ रहा है? अभी से शुरू हो जानी चाहिए तैयारी। पूरा सिलेबस देख लो, अकाउंटेबल बनो कि अगले टेस्ट में मुझे ये करना है। मेरे ये सब्जेक्ट के अंदर अब तो पता है ना कौन सा सब्जेक्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक मैथ्स, फिजिक्स, सब कितनी स्ट्रेंथ है कितनी वीकनेस है, उनकी तैयारी आगे से आगे करते चलो। घर पर जो पढ़ रहे हो और क्लास में रेगुलर आ रहे हो, टीचर से गाइडेंस लो। जैसे ओसी में क्या आएगा, बस यूसी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये सेंट्रल पैट का एग्जाम होगा ना? नहीं आ रहा? क्या आ रहा है उसमें? तो रेडॉक्स तो इजी चैप्टर है यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? और दूसरा कौन सा आ रहा है? मोल कॉन्सेप्ट। करो तैयारी अच्छे से ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाओ, बढ़िया से प्रैक्टिस करो।
चलो, तो ये बताओ मुझे कितना आंसर आएगा इसमें। सबसे पहले तो बताओ क्या साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। आप याद करो, मैंने बताया था कि Br2 जो होता है उसमें आप, हमने बोला था यहां पर, देखो यहां पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, Br तो इस जगह पर आप याद करो, हमने कहा था कि जो लोन पेयर होता है वो साइमल्टेनियसली इसको जुड़ता चला जाता है। बोलो यस और नॉट। तो थोड़ी देर के लिए आरडीएस स्टेप में क्या निकल जाता है, Br और साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाता है। बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद बताइए, यहां पर अगर ये वेज पर है तो नया ब्रोमोनियम आयन कहां पे अटैक करेगा, डैश पर। बोलो, तो यहां से Br माइनस अगर मान लो मैं जोड़ूंगा तो ये Br माइनस इस तरफ से जुड़कर सिन एडिशन करेगा या एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, वेज Br, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डैश Br। बोलो, अब क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, डैश Br भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेज Br। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है यहां पर जब अटैक हो रहा है तो यहां पर जो अटैक होगा वो प्लेन के पीछे से इधर भी होगा। देखो इधर से, तो ये इधर से भी खोल देगा, क्यों, और इधर से भी खोल देगा, दोनों साइड से खोलेगा ना। और सिन अटैक होगा या एंटी अटैक, एंटी अटैक मतलब ये वेज पर है तो Br माइनस कौन सी साइड से अटैक करेगा, डैश से। मतलब अबव द प्लेन है तो वो कहां से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन। बोलो आ रहा है। और ये डैश पर भी हो सकता है, मैंने वो वाला नहीं बनाया, डैश वाला भी बना लेना आप। मतलब इमेजिन करो, तो डैश वाला होगा तो फिर वो वेज पे अटैक करेगा। उल्टी साइड से अटैक होता है ना, क्यों, क्योंकि हिंड्रेंस के जहां पर ज्यादा होगी उसके अपोजिट साइड से आपको रिंग को खोलना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। बताइए, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट, दो। क्या दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्ट्रोमर, एनेंटियोमर क्या होंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसमिक मिक्सचर होंगे। क्या होंगे, रेसमिक मिक्सचर। बोलो हाँ या ना। तो दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर रेसमिक मिक्सचर है। और बताइए कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, दो। तो प्रोडक्ट कितने बने, दो। दोबारा बोलो, प्रोडक्ट कितने बने, दो। लेकिन प्रोडक्ट का टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने पॉसिबल हैं। अब देखो कितने स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल है, इसके चार। अगर आपको याद हो तो हम फॉर्मूला लगाते थे 2n-1। याद है, ये स्यूडो कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ी है, उसमें हमने बताया ना स्यूडो कायरल सेंटर है। तो यहां पर टोटल चार स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। अब मैं वो पूरा कहानी नहीं सुनाऊंगा दोबारा, वो बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इसके चार स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। बताना क्या चाहता हूं कि चार स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन बन कितने रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऐसी सिली मिस्टेक मत करना। अगर वो पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो 2। और अगर वो पूछे हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ प्रोडक्ट, तो 4। प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर है, 4, लेकिन बन कितने रहे, तो बोल दो यार, पक्का, कंफर्म, यहां तक कोई डाउट। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ा करो ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे ही यहां पर क्या मैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना लूंगा। बोलो, अब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा तो क्या Br माइनस अटैक करेगा। बोलो, तो यहां पर Br माइनस जैसे अटैक करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH2Br। अब ये कायरल सेंटर बन रहा है तो ये Br नीचे भी हो सकता है, वेज पर भी हो सकता है, डैश पे भी हो सकता है। तो यहां तो कायरल सेंटर बन नहीं रहा, तो यहां अगर वो वेज पे होगा तो Br डैश पे आएगा, और ये डैश पे होगा तो Br वेज पे आएगा, एंटी अटैक होगा ना। और अटैक कहां पे होगा, 2 डिग्री वाले पर या 1 डिग्री वाले पर। याद रखना, साइक्लिक हेलोनियम आयन को हमेशा, या नॉन क्लासिकल केटायन को हमेशा मोर स्टेबल साइड से तोड़ते हैं। तो एंटी अटैक तो करवाना है, यानी अपोजिट साइड से, बट कहां पे करवाना है, एट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। कहां पे खोलना है आपको रिंग को, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, C+ मतलब कार्बोकेटायन। तो आप मुझे बताइए, यहां से भी खोल सकता हूं मैं रिंग को, यहां से भी खोल सकता हूं रिंग को। मेजर साइड कौन सी साइड से खुलेगी, हमेशा 2 डिग्री वाली साइड, क्योंकि आप मुझे बताओ जब ये पास में आएगा तो एक तरह से इसमें इंडक्टोमेरिक इफेक्ट लगेगा, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय रिएजेंट। तो किस साइड से जल्दी खुलेगी, जहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो या कम। तो यहाँ 2 डिग्री के टाइम पर प्लस साई इफेक्ट के कारण ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां से रिंग जल्दी खुलेगी। तो ये याद रखना, नॉन क्लासिकल रिंग को हमेशा मोर स्टेबल केटायन वाली साइड से खोलते हैं। कौन सी साइड से। अब जैसे यहाँ पर जोड़ोगे तो दो स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म। दोनों आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर। दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कंपाउंड। बोलो यस और नॉट, जोर से बोल दो यार, समझ में आ रहा है क्या।
अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि Br2H2 अगर आपको याद हो तो मैंने सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ाया था आपको। मैंने आपको बताया था ना कि जब यहां से साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है तो Br- का चारों तरफ से सॉल्वेशन हो जाता है। याद आ रहा है क्या? तो ये आपका क्या करेगा, अट्रैक्शन के कारण इसको स्टेबल कर देगा, क्योंकि इस पर डेल पॉजिटिव है, इस पर डेल नेगेटिव है। बोलो आया ना? तो हुआ क्या होगा, जब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहां बना होगा CH3 CH2 और CHBr, यहां पर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये कैसे बना समझ में आया ना? ऐसी तरह से जैसे यहां पर बना था, डबल बॉन्ड हटाकर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया, तो वैसे यहां डबल बॉन्ड हटाकर पाई बॉन्ड हटाकर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया। तो अब यहाँ Br- जो निकला था, ये जो Br- वो पानी में बन रहा है, तो CCl4 में तो उसका सॉल्वेशन नहीं होगा, लेकिन पानी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या ये डेल प्लस इसके एनायन को अट्रैक्ट करके इसके चारों तरफ से सॉल्वेशन कर देगा? सॉल्वेशन के कारण ये Br- अटैक मेजर कर पाएगा क्या? इसीलिए याद रखना यहां पर H2O का अटैक करवाएंगे। किसका अटैक करवाएंगे? H2O का। तो ये आपका अटैक करेगा। हालांकि आप बोलोगे सर लेकिन बेटर न्यूक्लियोफाइल तो एनायन होता है ना? हाँ, बेटर न्यूक्लियोफाइल एनायन होता है न्यूट्रल से, बट एक बार आरडीएस स्टेप अचीव हो जाती है, आपको याद हो तो पहला स्टेप आरडीएस होता है, तो उसके बाद क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है। और सॉल्वेंट पानी है तो ज्यादा कौन है? पानी। तो मेजर अटैक किसका होगा? H2O का या Br- का? और क्या मैं H2O का यहाँ OH लिख दूं बच्चों? भाई H2O जैसे लोन पेयर देगा तो इस पे प्लस आएगा, प्लस आते ही H प्लस निकाल देगा एसिड की तरह। तो यहां पर ये बन जाएगा ब्रोमोहाइड्रीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोहाइड्रीन। हाँ, Br- भी अटैक करेगा, ऐसा नहीं वो नहीं करेगा, लेकिन वो माइनर होगा। क्या होगा वो? माइनर। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे? स्ट्रक्चर वाइज बोलेंगे तो 2, स्टीरियो वाइज बोले तो 4। कैसे 4? यहां भी देखो कायरल सेंटर आ रहा है, तो यहां भी 2 फॉर्म R और S, यहां भी 2 फॉर्म R और S। बोले यस और नॉट? अब यहां पर ध्यान सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां मैं आपको बताया था मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक करवाना है। समझ गए मेरी बात? तो रिंग को इसी साइड से खोलना है। अगर आप यहां पर इधर भी करते इधर से तो आंसर सेम आता, लेकिन ये मैंने क्यों बताया था आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से खोलना है? क्योंकि यहां से खोलोगे तभी H2 का OH यहां और Br वहां चला जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटते नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अरे बोल दो भाई, समझ आ रहा है क्या? तो यहां पर 2 और 2 4 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें से मेजर कौन होगा? ये वाला। इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? इसका नाम लिख लो, हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन है, या ब्रोमोहाइड्रीन भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ब्रोमीन एक हेलोजन ही है। तो ब्रोमोहाइड्रीन या हेलोहाइड्रीन प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और माइनर बनेगा ये वाला। मेजर ये क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन Br- के नॉट अटैक इजीली, इट्स ड्यू टू सॉल्वेशन इट्स मोबिलिटी डिक्रीजेस, तो इतनी आसानी से मूव करके अटैक नहीं कर पाएगा। हाँ जी। देखो सुनो, अभी मैंने HOBr की तो बात ही नहीं करी थी, अभी मैं बस इतना सा बता रहा हूँ Br2H2 अगर है रिएक्शन में तो कैसे करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वही आंसर HOBr भी देगा। एक्चुअली होता क्या है समझना, पानी में जब हम Br2 को डालते हैं ना, तो Br2 जो होती है वो वाटर से रिएक्शन कर जाती है ऐसे। ये क्या करता है, इसको तोड़कर क्या बना देता है? Br- और साथ में क्या बना देगा? BrOH2+, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर देते इस पे क्या आ जाएगा? फॉर्मल पॉजिटिव। अब ये Br- क्या करेगा? इसका H+ निकाल देगा, तो क्या बना देगा? HBr, और साथ में क्या बना देगा? BrOH। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट है, इसलिए Br2H2O में जो रिजल्ट आता है वही रिएक्ट एल्कीन से HOBr की रिएक्शन कराओगे तो भी वैसे ही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br+। ठीक है, तो वो Br अगर मान लो HOBr आपने लिया है, तो HOBr में भी यहां पर डेल माइनस है डेल प्लस है, तो अटैक कौन करेगा? Br+ ही। बस अंतर ये होगा कि वहां फिर HO- अटैक करेगा, है ना। तो केवल अगर Br2H2O से रिएक्शन हो रही है तो Br2 अगर पहले जुड़ेगा तो फिर बाद में H2O का OH जुड़ जाएगा। अगर HOBr ले रहे हो तो OH- कट जाएगा, पर जुड़ेगा वही, आंसर सेम ही आएगा। इसलिए Br2H2O, एक मिनट मैंने क्या गड़बड़ कर दी, और मुझे कहां लिखना चाहिए था? ऊपर। तो Br2H2O लिखा हो या HOBr लिखा हो, आंसर विल बी सेम। इज दैट क्लियर? अभी का डाउट क्लियर है? और कोई डाउट समझ में आ रहा है क्या? देखो सारे बच्चे ना सीधे बैठेंगे,
कोई बच्चा मुझे बेंच पे ना सर रख के या हाथ रख के मतलब रिलैक्स नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि नंबर तुम्हारे ना बिल्कुल इतने ऐसे खतरनाक आए ना कि इच्छा तो हो रही कि खड़े रख के पढ़वाऊं। और कोई बात नहीं, बच्चे हो, मुझे पता है धीरे धीरे आप लोग चमत्कार करके दिखाओगे, है ना, मुझे पूरी आशा है। बट हाँ, डिसिप्लिन में मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, है ना। तो क्लास बिल्कुल हाईली डिसिप्लिन दिखनी चाहिए। बातें बातें तो बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी मत कर लेना। कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस करो। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? अरे जोर से बोल दो। आगे बढ़े। चलो, Br2 एक्वस NaCl से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब बताओ एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन को मैंने Br2 में लिया है, तो बच्चों एक्वस मतलब पानी है। अब पानी तो एल्कीन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एल्कीन खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए वाटर और एल्कीन रिएक्शन नहीं करती है, तो शुरू में हमें इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है? NaCl में Cl माइनस तो नहीं हो सकता, वो तो एनायन है। Na प्लस को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन है? Br2। इसलिए अगर केवल एक्वस NaCl में हम एल्कीन को डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, केवल पानी में डालेंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चा बोलता है सर कोई बात नहीं, H2O को तोड़ दो H प्लस और OH माइनस में, फिर H प्लस जोड़ दो। तो बताओ क्या वाटर अपने आप इतनी आसानी से टूटता है क्या? वाटर का आयनाइजेशन लगभग नेग्लिजिबल होता है, पता है ना आपको। तो H2O को अपने आप मत तोड़ देना। ये छोटी छोटी बातें फील कर रहे हो, आप कर देते हो। मैं आपके कॉपी में देखता हूँ, पानी तोड़ दिया H प्लस OH माइनस में और H प्लस जोड़ दिया। ऐसी गलती गलती से भी मत कर देना, ये ब्लंडर होता है। तो कुछ फंडामेंटल्स का ध्यान रखो। पानी अपने आप नहीं टूटता है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन बहुत ही पुअर होता है। वो टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू टूटेगा, या कोई रिएजेंट से, या कोई बेस से, समझ गए बात, या कोई एसिड से, तब जाके रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या Br2 ही रिएक्शन करेगी? कौन रिएक्शन करेगी? Br2। और Br2 रिएक्शन करते ही Br प्लस तो यहाँ जुड़ जाएगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब यहां पर बच्चों कितने तरह की पॉसिबिलिटी है? H2O भी अटैक कर सकता है, Br माइनस जो निकला था Br2 का वो भी अटैक कर सकता है, और क्लोरीन नहीं, क्लोराइड आयन, या तो क्लोरीन माइनस बोलो, है ना। ये भी फंडामेंटल मिस्टेक होती है, कई बच्चे Cl माइनस को Cl बोल देते हैं। Cl नहीं अटैक करेगा, कौन करेगा? Cl माइनस। ये पूरा बोलो, यही फंडामेंटल मिस्टेक्स बाद में आपको ना अधूरा अधूरा सिखाते सिखाती फिर वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवाती है ना। तो क्लोरीन अटैक कर रहा है या क्लोरीन माइनस, या तो क्लोराइड आयन बोलो, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, या Cl माइनस, Br माइनस, ऐसे बोलो। वाटर या न्यूट्रल है, लेकिन मेजर कौन देगा? वाटर। क्यों? RDS हो जाने के बाद जो ज्यादा होगा वही अटैक करेगा। और एक्वस का मतलब क्या है? पानी एक्सेस में। एक्वस का मतलब पानी। तो यहां पर बताइए कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अच्छा, रिंग को किस साइड से खोलोगे? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन सैलिसाइड थे, तो यहां से बॉन्ड खोल देंगे, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ H2O का OH। तो एक तो बन जाएगा ब्रोमोहाइड्रीन, एक बन जाएगा विसिनल डाइब्रोमाइड Br माइनस, और एक क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। Cl बीच में आएगा या Cl साइड में आएगा? बीच में। क्यों? मोर स्टेबल वाली कार्बोकेटाइन से टेकर। अब टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल है? 6। कितने? 6। तो 2 यहाँ R और S, यहाँ भी 2 ऐसे ही, और यहाँ भी 2। तो टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 6। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे आएंगे? थ्योरी पर फोकस करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप खुद क्रिएट भी करने लग सकते हो। सर ये भी तो पूछ सकता है, सर ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो क्वेश्चंस की तो लिमिट नहीं होती है, लेकिन थ्योरी की हमेशा लिमिट होती है। स्पेशली आपका जो जेई पेपर बनाता है ना, वो हमेशा स्ट्रिक्टली ध्यान रखता है कि बच्चे से वही पूछूं जिसको मैंने उसको सिलेबस में लिखा था। यही जब पेपर सिलेबस देता है ना, मेंस फिर भी करता है, आउट ऑफ बॉक्स चला जाता है कई बार। मेंस ध्यान नहीं रखता इन बातों का। जेई के जो पेपर बनाने वाले होते हैं ना, बहुत बहुत समझदार लोग होते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हमेशा भाई साहब वो उसी में से पूछेंगे जो उन्होंने सिलेबस दिया है, लेकिन उसमें ही वो ऐसा फाड़ू पेपर बना के दिखाएंगे तो भाई साहब पसीने पसीने हो जाएगा बच्चा। तो रिस्पेक्ट दैट अप्रोच कि यार वो उसने जो बोला था वो उसने वही पूछा। मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने जो पढ़ाया हो कॉन्सेप्ट उससे बाहर पेपर आया। और मैं हर साल बच्चों को ये कहता हूँ, तुम आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ो भाई, यही एडवांस के लिए सीरियस हो ना तो सिलेबस के अंदर ही पढ़ो, उसमें लेकिन अच्छी प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। अगेन, नॉलेज और स्किल्स में अंतर समझो। नॉलेज आपके पास हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसका स्किल आपके पास नहीं है। कैसे आप किस मेथड को यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा।
सटीक आंसर आएगा, एरर मिनिमम होनी चाहिए, इन पर ध्यान दो। स्किल समझ रहे हो ना, स्किल, व्हाट इज स्किल? क्वेश्चन को सॉल्व, आर्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन विद मिनिमम टाइम, राइट और रॉन्ग? चले आगे, ये नोट कर लिया? चलो ये नोट कर लेना, चाहो तो अगर लिखना चाहो तो HOBR कैसे बनता है। कितने एग्जाम्पल हो गए? 2 हो गए शायद। तीसरा देखो, इसको बोलते हैं बच्चों टिल्डन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? जोर से तो बोल दो। टिल्डन रिएजेंट, फॉर्मूला क्या है? NOCl। तो बच्चों NOCl की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो यहां पर बताइए कहां NO जुड़ेगा, कहां Cl जुड़ेगा, मैकेनिज्म लिख के बताइए। ऐसे ही मिथाइल साइक्लोहेक्सीन पर Cl2H2O, या इसकी जगह क्या लिखा हो सकता है? HOCl। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ, NOCl का स्ट्रक्चर जानते हो क्या? N डबल बॉन्ड O Cl, ये होता है बच्चों टिल्डन रिएजेंट। तो बताओ अगर मैं बॉन्ड तोड़ूं तो किस पे प्लस और किस पे माइनस आना चाहिए? Cl पर माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस। क्यों? क्योंकि आपको पता है N पर अगर प्लस लगाऊंगा तो बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी मुझे, मिलेगी नहीं मिलेगी? जबकि अगर माइनस बनाऊंगा तो लोन पे रिपल्शन होगा। तो NO पे क्या आएगा? प्लस, और Cl पर क्या आएगा? माइनस। अब बताओ एल्कीन के पास पहले कौन जाएगा? NO प्लस या Cl माइनस? इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। क्यों? क्योंकि पहले एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन कार्बन के बीच में, लाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पहले इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ेगा, तो क्या यहां पर NOCl बन जाएगा? क्लासिकल केटायन या नॉन क्लासिकल केटायन? हमने कहा था अगर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है नहीं होता, तो इधर से देखो यहाँ ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, और ये जो लोन पेयर है इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो क्या रिंग बन जाएगी, 3 मेंबर रिंग? बोलो यार। तो यहाँ पर अब अपना क्या हो जाएगा? पीछे से अटैक कौन करेगा आपकी बार? Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल किस साइड पर अटैक करेगा? एंटी साइड पर। और एंटी साइड में भी 1 डिग्री एट केटायन पर पहले अटैक होगा या 2 डिग्री पर? मोर स्टेबल केटायन साइड से रिंग खुल जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 CHCl CH2N डबल बॉन्ड O। तो जेई मेंस में भी आ चुका है, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 ऑप्शन बना रखे थे, ClNO, NOCl। तो बीच में NO है या बीच में Cl है? ठीक है, ऐसे ही बताइए Cl2H2O, फटाफट करके बताओ। रिपीट क्वेश्चन है और जल्दी से बताओ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट बनेंगे मुझे दिखाओ जल्दी से कि सर मैंने डन कर लिया है। हुआ किसी का? एक तो दिखाने से डरा मत करो। लो कॉन्फिडेंस की निशानी होती है कि करके बैठ गए लेकिन शो नहीं करना चाहते कि सर आएंगे डांटेंगे। ये एटीट्यूड भी गलत है, बताइए। ये डायरेक्ट कर दिया यार तुमने, गलत है। हम पागल हैं जो मैकेनिज्म लगा रहे हैं? समझ रहे हो ना क्या दिक्कत आ रही है? मैकेनिज्म से करो भाई। फिर बोलोगे सर इसलिए नहीं बता रहा था, मुझे पता था आप डांटोगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? ये देखो, हाँ सही है। अब Cl माइनस में Cl माइनस ही अटैक करवा रहे हो, इधर OH आ रहा है, जादू चल रहा है क्या? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सभी गलत हैं। यही तो तुम गलती करते हो। अरे इतनी देर से क्या कहानी सुना रहा था मैं यार, गुस्सा हो रहा है तुम लोगों पे। यही तो बताया था मैंने कहा था इसके प्रोडक्ट 4 है लेकिन प्रोडक्ट बनेंगे कितने, मतलब इसके स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 2। मतलब बन कितने रहे? 2। स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 4। तो तुमने सीधा फॉर्मूला लगा के 4 स्टीरियो आइसोमर मान लिए। चारों नहीं बनेंगे, बनेंगे केवल 2 ही। अरे यार देखो इधर, मैं समझाता हूँ।
सुनो 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 सुनो, इधर देखो, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, Cl माइनस को तोड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। और ऑन दी अदर हैंड Cl क्या कर रहा है, इसको लोन पेयर देते जा रहा है। मैंने कहा था ना लोन पेयर अगर होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल नॉन क्लासिकल केटायन बनाएगा। अब बताओ जब Cl जुड़ेगा तो वेज पे भी आ सकता है और डैश पे भी आ सकता है, बोलो हाँ या ना। तो बताओ अगर Cl वेज पे आया तो मिथाइल को कहां लिखना पड़ेगा, डैश पर, क्योंकि अभी तो ये sp2 है, क्या अभी ये sp3 बन चुका है, और sp3 में एक वेज है तो एक डैश होगा, साथ में इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी। बताओ वहां क्या करेंगे, ये डैश पे होंगे क्लोरीन के बॉन्ड और मिथाइल वेज पे होगा। मैं पहले इसको लेकर आगे चल रहा हूं। अब बताइए मेजर अटैक किसका होगा, H2O का या Cl माइनस का। तो H2O कहां पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर या लेस स्टेबल पर। तो 3 डिग्री पे अटैक होगा या 2 डिग्री पर। अब 3 डिग्री पे अटैक जो होता है वो सिन अटैक होगा या एंटी अटैक। तो H2O का OH अगर Cl वेज पर है तो OH कहां जाएगा, डैश पर, और ये कहां आ जाएगा, वेज पर। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, ये बॉन्ड इधर से खुला ना और इधर से खुला, तो H2O का यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H प्लस। मेजर की बात चल रही है। तो ये अब मिथाइल कहां आ जाएगा, वेज पर। अब आप बोलोगे सर मिथाइल तो डैश पे था, वो वेज पे कैसे आ गया। तो 3D में इमेजिन करो, पीछे मिथाइल है, बताओ ये यहां पर मैंने आपको कहा था ना न्यूक्लियोफाइल को जब सिग्मा बॉन्ड तोड़ना होता है तो वो सिग्मा स्टार में एंटर करता है, कहां पे अटैक करता है। अब आप बताओ ये वेज पर है, 3D में इमेजिन करो, इस ये वेज पर सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार कहां होगा, जैसे यहाँ है वो ऐसे बाहर की तरफ है तो इसका सिग्मा स्टार इधर होगा, ठीक है, और मिथाइल इधर है तो पीछे से मिथाइल के और रिंग के बीच में से एंटर करता हुआ H2O इस बॉन्ड को खोल के एंटर कर जाएगा और मिथाइल वापस कहां आ जाएगा, वेज पर। क्योंकि अगर OH डैश पे आएगा तो फिर मिथाइल तो डैश पे नहीं रह सकता, OH अगर डैश पे है तो मिथाइल कहां आएगा, वेज पर। अभी भी नहीं आया, अरे बोल दो यार, सच्ची बताओ, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना। और वैसे भी हमने कहा था एंटी एडिशन होता है, तो एंटी एडिशन का मतलब दोनों सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड, हेलो हाइड्रीन अपोजिट साइड होंगे, तो ये दोनों डैश पे होंगे, वेज डैश पे होंगे। अब इसकी मिरर इमेज लोगे तो इसकी फिर से मिरर इमेज बन जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, ये डैश पे और ये वेज पे। तो भाई 4 बने या 2 बने, तुम तो 4 बोल रहे हो, सारे शुरू की चारों बच्चों ने 4 4 4 4 बोला है। अच्छा Cl माइनस को भी काउंट कर लिया, नहीं वो अलग है, जिन बच्चों ने मैंने देखा ना उन्होंने 4 इसको बना के देख लिए, इसके 4 स्टीरियोइसोमर बोल दिए। आपने मुझे जो दिखाया था, आपने इसी के 2 स्टार कायरल सेंटर लगा के RR SS RS और SR इसके हिसाब से 4 बनाए, तो 4 नहीं बन रहे, कितने बन रहे हैं, 4 टोटल हैं स्टीरियोइसोमर, लेकिन बन कितने रहे, 2। तो एक मिनट, मेजर प्रोडक्ट के 2 स्टीरियोइसोमर बन रहे हैं, इन जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, रेसमिक मिक्सचर एनेंटियोमर। लेकिन हाँ माइनर अगर मिला के तुम बोल रहे हो तो फिर मेजर माइनर को मिलाकर काउंट करेंगे तो फिर 4 आएगा, क्योंकि फिर वहां पर माइनर में Cl वेज डैश पर भी आएगा तो वो भी मिरर इमेज बनाएगा तो फिर 4 आ जाएगा, फिर सही है। लेकिन मैंने मेजर पूछा था, है ना, अगर आप उसके हिसाब से 4 बोल रहे हो देन यू आर राइट, क्योंकि मैंने शायद वो नहीं बोला था कि मेजर ही काउंट करके बताना। तो आपने कैसे किया था बताओ। तो माइंड बेटा, वही जो चीज माइंड में आ रही है ना उसको फटाफट लिख लिया करो। आप बताओ क्या किया था, ठीक है, और कोई डाउट, समझ में आ गया। HOCl में भी वही होगा ना, HOCl में भी बिल्कुल वही होगा, देखो HOCl, अब इस पर डेल प्लस है और इस पर क्या है, डेल माइनस, तो क्या होगा, Cl प्लस इससे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बना लेगा, और यहाँ H2O की जगह वहां कौन अटैक करेगा, OH माइनस, ठीक है ना। चले आगे, हाँ 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 भाई, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ ना, तो कुछ चीजें टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ये H पे अटैक कर रहा है तो OH2 प्लस आएगा, और OH2 प्लस आते ही जो होगा दूसरा H2O उसका H प्लस निकाल के चला जाएगा, तो मैंने सीधा लिख दिया उसको। वरना नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, 3, यहाँ से यहाँ एक स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ OH2 प्लस 2 स्टेप, और फिर Cl मतलब OH में कन्वर्ट हो जाएगा तीसरा स्टेप। आगे बढ़े, अरे बोल भी दो। और कुछ बच्चे ना लॉस्ट दिख रहे हैं थोड़ा सा ना, पेपर की डिसअपॉइंटमेंट अगर आ रही है शायद उसलिए डिस ही हो, तो भी आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं। क्लास में एंगेज करें ना, लिपसिंग हर बच्चे की होनी चाहिए, डाउट हर बच्चे को पूछना है अगर आ रहा है तो, और दूसरा सिंसियरिटी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट हर बच्चे को करना है।
क्योंकि उदासी से आईआईटी नहीं निकलेगी। ये नहीं सर मेरे नंबर आपने डरा दिया, सर क्या होगा क्या होगा। तो ओवर थिंकिंग से आईआईटी निकलेगी या गलतियां सुधार कर। तो पढ़ते रहो, है ना। सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, मोर सीरियस स्टडी। हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, क्या? मोर सीरियस स्टडी, मोर हार्ड वर्क। हर बात का एक ही आंसर है। कोई आपसे बोले भाई क्या करना है, तो और मेहनत करूंगा, और गलती ठीक करूंगा, और ध्यान ज्यादा दूंगा, यही बोला करो बार बार। लेकिन सच में अंतरात्मा से, ऐसा नहीं कि दूसरे को फॉर्मेलिटी में बोल रहे हो, हाँ सर और मेहनत करूंगा, अंदर तो अरे छोड़ो यार भाड़ में जाए सब, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अंतरात्मा से बहुत मेहनत करनी है ना, बार बार सीरियस सिंसियरली मेहनत करें थोड़ी सी। कितने एग्जाम्पल हो गए बच्चों? 4। 5वां एग्जाम्पल एक और देखेंगे। मान लो मैंने आपको बोला है OH और इसकी रिएक्शन हमने Br2CCl4 से करवाई है। मैकेनिज्म अप्लाई करने की कोशिश करो ना, मैकेनिज्म से ही सीखोगे। बोलो भाई, क्या सबसे पहले तो यहां पर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा और क्या निकल जाएगा यहां से, Br-। अब बताओ अगला स्टेप क्या? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती हुई दिख रही है? क्योंकि रिएक्शन में आपको नहीं लग रहा कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और हमने कहा था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जनरली मोर फेवर्ड एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर। तो बाहर का मॉलिक्यूल पहले अटैक करेगा या इंटरनल अटैक पहले हो जाएगा? तो इंटरनल अटैक होते ही बताओ, आपको नहीं लग रहा कि ये इस साइड से जाके इसको खोल देगा? तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6। और इस पर लोन पेयर देती क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस आते ही क्या निकाल देगा? H+। और बताइए 6 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। बोलो बेटा सही है। और 6 पर क्या जुड़ा हुआ है? CH2Br, क्योंकि ये बॉन्ड मैंने तोड़ा है यहां से, तो ये CH2 और Br जुड़ा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो याद रखना, लिख लेना वापस से हिंट, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। बोलो सही है। अगले वाले में भी बच्चों बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अगली रिएक्शन आपकी, इसमें I2 लिख लेना है ना Br2 की जगह, क्योंकि इसका नाम बड़ा फेमस है, आयोडोलैक्टोनाइजेशन। क्या नाम है? आयोडोलैक्टोनाइजेशन। तो आयोडोलैक्टोनाइजेशन में होता क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड O, हम एक्वस NHCO3 जो लेते हैं, तो जो साइक्लिक आयोडोनियम आयन है उसमें भी बिल्कुल वैसे ही अटैक होता है, और यहां पर ये वाला कंपाउंड बनता है। ठीक है, CH2Br, Br क्या सॉरी CH2I, और यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलते हैं आयोडो लैक्टोन। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? आयोडोलैक्टोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? आयोडोलैक्टोनाइजेशन। क्योंकि साइक्लिक, एक मिनट, साइक्लिक एस्टर जो होता है ना बच्चों, साइक्लिक एस्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोन। दोबारा बोलो, कॉपी के ऊपर भी लिख भी लेना, साइक्लिक एस्टर लैक्टोन, साइक्लिक अमाइड लैक्टम। साइक्लिक एस्टर इज इक्वल्स टू लैक्टोन, साइक्लिक अमाइड लैक्टम। स्पेलिंग तो लिख लोगे ना, LACTUM लैक्टम, और LACTON लैक्टोन। तो ये क्या साइक्लिक एस्टर बन रहा है, इधर देखो ध्यान से। तो साइक्लिक एस्टर तो लैक्टोन, और आयोडीन है तो आयोडोलैक्टोन। तो आयोडोलैक्टोन का बनना आयोडोलैक्टोनाइजेशन कहलाता है। इसमें एक्वस NHCO3 का रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि अगर मैं यहां पर ये नहीं डालूंगा तो ये उससे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब अल्कोहल का तो लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, यहां पर क्या लोन पे रेजोनेंस में है या नहीं है? और रेजोनेंस के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहां हम एक्वस NHCO3 जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, जब भी कोई बेसिक सॉल्ट डालते हैं ना, बेसिक सॉल्ट जैसे कि इसकी जगह हम K2CO3 भी ले सकते हैं, ठीक है, या NaHCO3 ले सकते हैं, या KHCO3 भी ले सकते हैं। तो ये सब बच्चों बेसिक सॉल्ट होते हैं। बेसिक सॉल्ट क्या करते हैं? K2CO3, Na2CO3 इट्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं? मीडियम में क्या जनरेट करते हैं? OH-। क्या जनरेट करते हैं? आपने सुना भी होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके अलग अलग सॉल्ट बनते हैं।
तो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, पता है क्या? पता है? पता है भाई साहब? तो आप तो बिल्कुल ही एंगेज नहीं कर रहे यार, कहीं खो तो नहीं गए? क्या नाम है आपका? ऋषि? ऋषि सुनाक तो नहीं है? पूरा नाम क्या है? ऋषि राज। ऋषि सुनाक तो जानते हो ना, ब्रिटेन का पीएम बना था। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने कि बेसिक मीडियम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के से मिलकर बने हुए हैं। तो ये बेसिक मीडियम क्रिएट करेंगे तो बेस क्या करेगा, इसका H+ निकाल के इसको एनायन में यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगा। ऑन दी अदर एंड I2 यहाँ जैसे ही साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगी, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से हमारा क्या होगा, ये इंटरनल अटैक करके इस रिंग को यहाँ से तोड़ देगा, तो 1 2 3 4 5 6 रिंग, 6 मेंबर रिंग बना देगा। और जैसे 6 मेंबर रिंग बनी, देखो यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेकंड पर बच्चों डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और 6 पर ये बॉन्ड तोड़ा है तो CH2I जुड़ा हुआ है। हाँ कुछ बोल रहे थे आप? ओके, और कोई डाउट? जोर से बोलो। हाँ जोर से बोलो। तो भाई एनायन है ना, तो रेजोनेंस कर रहा है तो दोनों तरफ नेगेटिव रेजोनेंस आ रहा होगा ना, यहाँ भी तो दोनों सेम ही हो गए, यहाँ पे अटैक करवाओ यहाँ से करवाओ, ठीक है? हाँ और लोन पेयर क्लास में बताया था, तो एनायन बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर, फिर उसके बाद एल्कीन एल्काइन। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि फिर यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? यहाँ भी हो जाएगी लेकिन वो रिएक्शन बैकवर्ड होगी। देखो कई स्टेप्स ऐसे होते हैं जो आपको फॉरवर्ड मतलब आपको ज्यादा फेवरेबल लग रहे होंगे, बट उनका फ्यूचर आगे नहीं होता है। आगे फ्यूचर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो HOBr टाइप का OBr बॉन्ड बन जाएगा, और OBr बॉन्ड वीक होता है तो वहां से फिर से Br+ निकलेगा और वो जाके एल्कीन पर साइक्लिक हेलोनियम आयन बना देगा। तो वो भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका भी फ्यूचर यही है। तो कई स्टेप्स ऐसी होती है जो आपको लगती है कि वहां क्यों नहीं हो रहा है, तो वहां भी होगी, पर अल्टीमेटली उसका कोई आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, और बोलो। चलो एल्कीन बच्चों कौन सी है, सिस या ट्रांस? तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ जो दोनों ब्रोमीन जुड़ेंगे वो सेम साइड पर जुड़ेंगे या अपोजिट साइड पर? अपोजिट, यानी एक Br अगर वेज पर है तो दूसरा Br कहाँ होगा, डैश पर। बोलो हाँ या ना? अरे बोल भी दो ये। अब यहां पर बच्चों दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है कि Br डैश, तो यहाँ Br क्या आ जाएगा, वेज। बोलो मेरे भाई, तो यहाँ H कहाँ आ जाएंगे, इसके अपोजिट साइड। भाई H भी तो है ना यहाँ पर, एक H यहाँ एक H यहाँ। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बताओ दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है, एनेंशियोमर। क्या आपको नहीं लग रहा कि इसको मैं 180 डिग्री इधर घुमाऊंगा तो डैश होगा वो इधर आके वेज पे आ जाएगा और वेज उधर जाके डैश पे चला जाएगा, तो मिरर इमेज बन जाएगी। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज नॉन एज एनेंशियोमर, और नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज डायस्टीरियोमर। तो ये मिरर इमेज है या नॉन मिरर इमेज? मिरर इमेज। तो यहाँ पर ये बन गया एनेंशियोमर। अब इसका बच्चों फिशर बनाने के लिए मैं बोलूं, आंसर तो आ चुका है, अगर मैं आपको फिशर बनाने के बोलूं तो बताओ कि आप इसको ऐसा फिशर बना सकते हो क्या, HBr CH3 और यहाँ भी HBr CH3। बोलो हाँ या ना? देखो ये इधर देखना, ये ऐसे रखा हुआ है, इधर देखना सारे बच्चे। डैश का मतलब क्या है, लेफ्ट, वेज का मतलब क्या है, राइट। ये पीछे है तो लेफ्ट, ये आगे मतलब राइट। अब आपको नहीं लग रहा मैं अगर इसको ऐसे खड़ा करूंगा तो लेफ्ट जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट राइट पे आ जाएगा और ये फिशर बन जाएगा और मिथाइल पीछे चले जाएंगे। और आपको पता है फिशर में वर्टिकल लाइन डैश को रिप्रेजेंट करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन वेज को, लेकिन यहाँ जो डैश है वेज है वो दोनों वेज पे आ जाएंगे, अब ये दोनों बाहर आ गए ना प्लेन के। बोलो ना यार। अब ऐसे इसको, हाँ हाँ, एक मिनट, सॉरी 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 मैंने गलती कर दी। हाँ अब यहाँ ये लेफ्ट पर है तो ये लेफ्ट वाला H यहाँ गया तो Br राइट पर गया ना, और यहाँ ये लेफ्ट पर है तो यहाँ Br और यहाँ H। बोलो अब सही है? तो ये गया मेरा फ्रंट और ये मेरा आ गया बैक। अब ऐसे इसको देखो, ये है फ्रंट और ये है बैक, तो बताओ ये आ जाएगा लेफ्ट, ये आ जाएगा राइट। तो बताओ फ्रंट कार्बन को जब मैं ऐसे रखूंगा तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, Br, यहाँ आ जाएगा H, और ऐसे यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा Br। बोलो सही है क्या? और यहाँ CH3, यहाँ भी CH3। बोलो भाई। तो अब मुझे बताइए यहाँ से भी आंसर वही एनेंशियोमर आ रहा था क्या? बोलो। तो फिर मैंने ये फिशर क्यों बनवाया, क्योंकि कई बार ऑप्शन फिशर के अकॉर्डिंग दिए होते हैं, ऑप्शन वेज डैश के अकॉर्डिंग नहीं दिए होते हैं। तो अपन एक ट्रिक बना लेते हैं
कि सिस एल्कीन को प्लस बोलो और एंटी एडिशन को क्या बोलो, माइनस। एंटी एडिशन को क्या बोलो, ये ट्रिक है कि सिस एल्कीन को क्या बोलो प्लस, एंटी एडिशन को माइनस। तो प्लस माइनस जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस। यानी आने वाले दोनों ग्रुप कहाँ आएंगे, अपोजिट साइड पर। तो ये ट्रिक बना लेंगे अपन क्या, कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। क्या ये ट्रिक समझ में आ रही है? अब इधर देखो जरा, एक मिनट बोर्ड पर देखना। ये मैं बोल रहा हूँ सिस या ट्रांस को, ये किसको बोल रहा हूँ, सिस को। जब भी सेम साइड बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, तो सेम साइड के लिए यूज करेंगे प्लस और अपोजिट साइड के लिए माइनस। तो आप मुझे बताइए, सेम साइड एल्कीन में जब सिस होगी तो दोनों सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, तो सिस के लिए क्या यूज करोगे, प्लस, और अगर ट्रांस होगा तो माइनस। बोलो हाँ या ना। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सिन एडिशन कर रहा हूं तो सिन एडिशन को मैं प्लस बोलूंगा, जैसे हाइड्रोजनेशन, कोल्ड केमेनोफोर, ये सब कौन से एडिशन होते हैं, सिन एडिशन। तो उसमें ग्रुप जुड़ने वाला सेम साइड पर जुड़ता है या एंटी साइड पे। अगर ऐसे ही मैं एंटी एडिशन करवाता हूं, एंटी एडिशन, तो एंटी एडिशन में सेम साइड जुड़ता है या अपोजिट साइड पर, और ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन। अच्छा, क्या आपको थ्रियो एरिथ्रो पता है, एरिथ्रो थ्रियो के बारे में पता है क्या? एरिथ्रो क्या होता है, फिशर में दो कायरल सेंटर वाला फिशर, अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो एरिथ्रो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो, सभी को पता है। तो अब देखो ट्रिक बना ली, सिस एल्कीन में सिन एडिशन होगा तो एरिथ्रो बनेगा, सिस एल्कीन में एंटी एडिशन होगा तो थ्रियो बनेगा। बोलो यस और नॉट। तो ये मत रटो, आप बस ये याद रखो, सिस को प्लस बोल रहे हो, सिन को प्लस बोल रहे हो, एरिथ्रो को प्लस बोल रहे हो, और ट्रांस, एंटी और थ्रियो इसको क्या बोल रहे हैं, माइनस। ये ट्रिक समझ में आ गई? तो ये मैथमेटिक्स लगा दी, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होते हैं। बोलो सही है? तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ ट्रांस एल्कीन होती, यहाँ ट्रांस एल्कीन होती, तो उसको प्लस बोलते या माइनस, और Br2CCl4 कौन सा एडिशन देती है, एंटी। तो माइनस और माइनस क्या होता, प्लस, यानी वहां दोनों Br कहां पे जाते। क्या इसको प्रूव कर सकते हैं अपन? ऐसे कैसे, पहले वेजिडेश बनाएंगे और फिर प्रूव करेंगे, करके बताओ। और जिसको समझ में ना आए वो हैंड रेस करे, ठीक है? मैं बार बार कह रहा हूं, हर बच्चा हमारे लिए पोटेंशियल रैंकर है। एवरी स्टूडेंट कैन क्रैक जेई एंड सरप्राइज एवरीवन। तो अपने आप के स्तर को अभी से शुरू के 2-3 महीने के टेस्ट में ये मत मान लेना, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आपने मान लिया ना कि मैं क्लास में पीछे हूँ, तो मेरा दोस्त ही लीड करेगा, ये मेरा जो फ्रेंड है अच्छा लड़का है, ये इंटेलिजेंट है, अच्छी लड़की है इंटेलिजेंट है, तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। अभी आपको एक दूसरे से धोबी पछाड़ खेलनी है, जैसे पहलवानों की लड़ाई होती है ना, तो ये सोचा करो बेटा अगली बार चित्त में करूंगा तुझे, ठीक है? तो अपने टॉप रैंकर जिसके भी नंबर सबसे ज्यादा हैं, इस बार किसके हैं तुम्हारे, क्या नाम है बेटा? हाँ, तो मोक्ष को अभी अगले टेस्ट में सबक सिखाना है, ये सोच के मोक्ष को बिल्कुल घूर के देख के जाना और ऐसे ऐसे करके जाना, भाई आई एम कंटिन्यूअसली वॉचिंग यू, अगले टेस्ट में देखते हैं। और मोक्ष भी बोलेगा बेटा अभी तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। क्यों बेटा, सही है ना? तो ये आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हार मान लिया, अरे सर अब नहीं हो रहा, मेरे तो आंसू आ गए सर, हमसे ना हो पा रहा है। तो ये एटीट्यूड रखे तो मतलब गए फिर तुम काम से, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कोई भी गेम तक तक खत्म नहीं होता है जब तक गेम का फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। और ये गेम का फाइनल स्कोर, मतलब फाइनल गेम कब खेला जाएगा, जेई एडवांस, जो लगभग जून के आसपास होगा। तो तब तक हार मत मानना अपने दोस्त से, उसको पीछे मत, ये मत मान लेना अपने आप को कि साइकोलॉजिकली पीछे मान गए ना तो निपट गए फिर तुम। उसको बिल्कुल बोलो मन ही मन में कि बेटा अगले टेस्ट में तो मैं तेरे को चित्त करूंगा, और कम से कम 3 सब्जेक्ट में नहीं हो पा रहे तो ये सोचो 2 में ही कम से कम चित्त करूंगा, या 1 में ही करूंगा। कोई एक पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप टॉपर के भी बाप हो, फिर एक पार्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट इंप्रूव करो, फिर तीसरा इंप्रूव करो, है ना? पढ़ने तो दिन में तीनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक आपकी, 2 आपकी बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चले आगे। तो कौन सा एग्जाम्पल था ये, 8वां। हमने क्या बोला भाई, यहां हमने लिया क्या, ट्रांस एल्कीन। क्या लिया, ट्रांस। तो ये है हमारा एच एच ट्रांस एल्कीन का। अब यहां पर मैंने कहा कि इसमें Br2 एडिशन हुआ,
कौन सा एडिशन हुआ, Br2। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, एक Br वेज पर आएगा, तो एक Br कहाँ आएगा, डैश पर। एक Br कहाँ आएगा, डैश पर। तो यहां हमने क्या किया, इसको ऐसे और इसको ऐसे कॉपी कर लिया, इसको हमने, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। अब मैंने कहा यार यहां अगर H ये Br है तो यहाँ BrH होगा, बोलो सही है क्या। इधर देखो जरा, हमने कहा एक Br वेज पे जा रहा है तो दूसरा Br डैश पे, लेकिन अब की बार वो नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि मिथाइल ऊपर है। तो अगर मिथाइल ऊपर है तो वेज डैश कहाँ होंगे, नीचे, और ये वैलेंसी नीचे है तो मिथाइल वेज डैश ऊपर होंगे। अब यहाँ वेज Br है तो क्या डैश Br भी हो सकता है। अब यहाँ डैश Br है तो यहाँ Br कहाँ आएगा, वेज पर, क्योंकि सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है, और एंटी एडिशन में दोनों Br अपोजिट साइड पर जाएंगे। तो अपोजिट साइड पे जाएंगे तो फिर बचे हुए को HH लिख दो। अब बताओ दोनों आपस में क्या है, जल्दी बोलो, आइडेंटिकल। अरे ध्यान से देखो, किसी एक को रोटेट कर दो, ये देखो, ये देखो, इसको 180 डिग्री घुमाओ ऐसे, इसको 180 डिग्री जब घुमाओगे तो आपको नहीं लग रहा कि ये Br इधर मिथाइल उधर आ जाएगा, और ये जो वेज डैश है अब की बार वो नीदर आ जाएगा, तो डैश वाला डैश पे सुपर इम्पोज करेगा और ये Br वेज से उधर चला जाएगा। ऐसे देखो ना यार, ये देखो ऐसे, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, दिख रहा है क्या, ये देखो, ये Br पीछे की तरफ है ये वाला, तो ये इधर से नीचे पीछे की तरफ आ जाएगा डैश पर और सुपर इम्पोज कर जाएगा, और सुपर इम्पोज कंपाउंड आर, ये आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है भाई। बेसिकली मैं इन पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये ऑप्टिकल में ऑलरेडी रिलेशनशिप वाले टॉपिक में सीख चुके हैं, कंपेयर करना कि दोनों कंपाउंड में एनेंटियोमर, आइडेंटिकल, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो आ रहा है आपको समझ में, नहीं आ रहा है तो घर पे जाके रिलेशनशिप ऑफ कंपाउंड जिसमें एनेंटियोमर डायस्टोमर पढ़े तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ अगर आप वीक हो गए तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। तो ये दो प्रोडक्ट मानोगे या एक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों कंपाउंड मीजो है। कैसे है मीजो बताओ, कायरल सेंटर विद COS, POS तो नहीं है, POS तो तब आएगी जब 180 डिग्री इसको फ्री रोटेशन करोगे, तो घुमाओगे तो मिथाइल नीचे आ जाएगा और Br डैश से कहां चला जाएगा, वेज पर, फिर POS आ जाएगी, बोलो। तो ये आपका मीजो है, कायरल सेंटर विद COS, COS प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ, इसका मैं अगर आपसे फ्री रोटेशन पूछूं तो क्या आप बोलोगे, सर पहले मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री, बिकॉज फिशर जो होता है वो कभी भी एंटी फॉर्म का नहीं बनता है, फिशर रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कन्फर्मेशन, क्या ये बात पता है, फिशर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्लिप्स। तो बच्चों में मान लो मैं फ्रंट को तो फिक्स रख रहा हूं, बोलो हाँ या ना, और यहां बताओ इस तरह से जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो बताओ कौन डैश पे आ जाएगा, कौन वेज पे आ जाएगा। अब देखो ये H और ये Br, इसको मान लो मैं नहीं घुमा रहा हूं, मैं किसको घुमा रहा हूं, पीछे वाले कार्बन को, तो ये घूमेगा तो Br डैश से कहां आ जाएगा, वेज पर, और ये वेज से कहां चला जाएगा, डैश पर। ऐसे इसको भी रोटेट करोगे तो ये डैश से कहां जाएगा, ऊपर वेज पर, और ये वेज से कहां जाएगा, डैश पर। ऐसे देखो ये ऐसे, जो पीछे था ये देखो, पीछे था वो कहां गया, आगे, और आगे था वो कहां चला गया, पीछे। तो हम ऐसे कैसे इसको भी कॉपी कर लेते हैं हाथों हाथ फ्री रोटेशन करके। अरे ठीक है मेरे भाई, बस अंतर ये है कि यहां जब Br डैश है तो कहां जाएगा, वेज पर, और ये कहां है, डैश पर। और यहां क्या हो रहा है, यहां Br कहां था, डैश पर, और इसको तो हमने घुमाया नहीं, हमने तो इसको घुमाया, तो H कहां गया, वेज पर, और Br कहां गया, डैश पर। ये समझ में आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, टेक फ्रंट कार्बन एट लोअर साइड। तो अब देखो यहां आप ध्यान से देखना कि ये जो बच्चों H है वो लेफ्ट पर है और Br राइट पर है, ये लेफ्ट पर है, ये राइट पर है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये देखो, ये जैसे Br राइट राइट पे, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट है ना, डैश वाला लेफ्ट पे होता है और राइट वाला, वेज वाला राइट पर। ऐसे घुमाओगे तो दोनों Br यहां आ जाएंगे। अरे बोल भी दो, तो Br H H CH3 बोल दो यार, ये मैंने फिशर बना दिया। और इधर बच्चों क्या उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट। अब बच्चों बोलते हो सर लेकिन एडिशन तो सिन था, ये सेम से कैसे आ गए, तो सेम क्यों आ गए, हमने फ्री रोटेशन कर दिया। हमने एडिशन सिन था या एडिशन एंटी था, एडिशन तो एंटी हुआ है ना, देखो आप अपोजिट साइड पे गए, लेकिन रोटेशन के कारण वो सेम साइड पे आ गए। तो फिशर में भी अब वो सेम पर दिखेंगे, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर कहा आ जाएगा, Br
और HH और CH3। अब बताओ क्या यहाँ पर मिरर इमेज तो बन रही है लेकिन सुपर इम्पोजेबल है? तो सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। सुपर इम्पॉसिबल कैसे सुपर इम्पोज करवाओगे? 180 डिग्री ऐसे। फिशर को ऐसे घुमाना अलाउड नहीं है, फिशर को ऐसे घुमाना भी अलाउड नहीं है। फिशर ड्राइवर जैसे अपना स्टीयरिंग घुमाता है जेड एक्सिस अलोंग द प्लेन, याद है ना? क्योंकि अगर आप ऐसे घुमाओगे तो वेज डैश चेंज नहीं होंगे, पता है ना आपको ये बात? क्योंकि अगर आपने ऐसे घुमा दिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो डैश पे चली जाएंगी, जो कि अगेंस्ट दी रूल है। वेज लाइन कहाँ होती है? हॉरिजॉन्टल पर, और डैश कहाँ होती है? वर्टिकल। पता है ये बात? तो 180 डिग्री जेड एक्सिस पे घुमाओगे तो ये ऐसा कैसा बन जाएगा और सुपर इम्पोज कर जाएगा, यानी दूसरा मॉलिक्यूल क्या अलग से काउंट करेंगे? नहीं। अजी बोल भी दो, समझ में आ रहा है? तो अगर सीधा फिशर पूछेगा अगली बार तो अगली बार मैं इतना माथापच्ची नहीं करूंगा। भाई समझ रहे हो ना, मेरे पास कुछ काम रेडी होने चाहिए समय के हिसाब से। हर चीज थोड़ी वहीं पर कि भाई कार में फ्यूल खत्म हो गया, पंचर हो गया, पंचर हो गई कार, तो हम क्या करते हैं कि स्टेपनी रख के चलते हैं ना। स्टेपनी इसलिए थोड़ी रखते हैं कि भाई हम दुआ कर रहे हैं कि भाई पंचर हो जाए, नहीं। हम इसलिए रख रहे हैं कि जरूरत पड़े तो उसको तुरंत बदल लें और घर पे जाके फिर बाद में ठीक कराएंगे। ये थोड़ी कि घर उतरेंगे और पंचर खुद ही ठीक करने लग जाएंगे, मैं तो इंजीनियर हूँ मुझे खुद को आता है पंचर ठीक करना। अरे भाई टाइम इज इंपॉर्टेंट, तो कुछ चीजें रेडी कर रख के जाया करो एग्जाम में कि ये पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा फटाफट। तो जेई मेंस एडवांस के बच्चे जो होते हैं वो दो तरीके से नंबर पेपर को फोड़ते हैं। एक होता है इंस्टेंट प्रिपरेशन, कुछ चीजें वहां हाथों हाथ तैयार करेंगे, हाथों हाथ सॉल्व करेंगे, हाथों हाथ आंसर डेराइव करके देखेंगे। और कुछ चीजें वो पहले से रेडी करके जाते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया और इस तरह से उसने पूछा तो मैं रेडी करके बैठा हुआ हूं, ये आंसर दूंगा। तो क्या होगा, इससे आप टाइम फैक्टर से आगे निकल जाओगे। तो केमिस्ट्री में याद रखना क्यों जल्दी पेपर हो जाता है। आपने देखा हो केमिस्ट्री जल्दी सॉल्व होती क्यों होती है? इसलिए थोड़ी कि केमिस्ट्री इजी होती है, नहीं। इजी नहीं, आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पहले से रेडी करके बैठ जाते हो। तो सेट पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो ये चिपका देते हो कि भैया इसका आंसर तो ये। लेकिन नए क्वेश्चन नए तरीके से भी सॉल्व करने आने चाहिए। तो अगर सेम पैटर्न पूछेगा तो तुरंत हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मतलब क्या हो गया? प्लस। यानी आने वाले दोनों ब्रोमीन कहां पे आएंगे? सेम साइड पर, या तो राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट। बोलो हाँ या ना? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लें। चलो फटाफट करो। एग्जाम्पल नंबर 9, अगर मान लो मैं आपको दे रहा हूं H Br CH डबल बॉन्ड CH H Br CH3 और इधर भी CH3, ये दिया है बच्चों मैंने सिस बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड दिया है? सिस। और इसकी रिएक्शन आपको मैंने बोली Br2 CCl4 से करवाओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बताना। मुझे केवल आंसर से मतलब नहीं है। तुम ड्रॉपर क्यों, मुझे पता है बहुत कुछ रट के बैठे हो, इसलिए आंसर तो तुम फटाफट चिपका देते हो, सर ये सर वो। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कॉपी में आके तो इतना गंदे तरीके से सॉल्व किया होता है कि बस आंसर रटा हुआ था इसलिए बोल दिया। तो भाई ड्रॉपर में हो तो कुछ नया भी तो करके दिखाओ। रटे रटाए तो 12th में भी कर लिया था आपने, अब कुछ नया डिटेल में सॉल्व करके या अच्छे से उसको एक जमा जमा के लिख के बताओ कि सर ये देखो ऐसे सॉल्व किया, पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए। क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, अरे सर ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बस नंबर ही नहीं आता है सर, है ना? तो वो एटीट्यूड नहीं करना है अपने को। और नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने सिस की जगह ट्रांस लिख दिया है। मैंने आपको हाइड्रोजनेशन पढ़ा दिया ना, H2 निकल पूरा, हाँ ठीक। ऊपर वाले में बताओ क्या आंसर आएगा? कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या रिलेशन होगा? अगर एक से ज्यादा बन रहे, एक बन रहे हैं तो फिर तो आइडेंटिकल, मतलब एक ही आएगा। एक से ज्यादा आ रहे हैं तो क्या रिलेशन होगा? हाँ जी, दोनों में डैश ट्यूमर, सेम आंसर। पहले वाले में डैश ट्यूमर, ना 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 ना, पहले वाले में एनेंशियोमर।
और बाबू इधर से भी आंसर आना चाहिए। इधर की जनता सो रही है क्या? इधर की जनता तो ऐसा लग रहा है सर आज सरेंडर किया हुआ है, आज छुट्टी है, आज केवल नोट करेंगे। आंसर आना चाहिए बेटा जल्दी जल्दी। स्पीड भी तो मैटर करेगी ना। तो क्लास में जल्दी आंसर दोगे या आराम आराम से? ये मत सोचो कि सर नोट करने का टाइम नहीं दे रहे। भाई आईआईटी जेई में अपन को टाइम में जितना रिक्वायरमेंट है ना उतना दे रहा हूँ मैं। आपके आंसर आने के बाद ही बोल रहा हूँ। आपकी क्लास में से 3-4 आंसर आ चुके हैं और उससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं टाइम, क्योंकि वरना फिर हर बच्चा आराम आराम सॉल्व करने लग जाएगा। जल्दी बोलो। पहले वाले में इधर देखो कैसे, क्या ये सिस दिया हुआ है, इसका मतलब मैं बोलूंगा ये डबल बॉन्ड सिस एल्कीन है और यहाँ एंटी एडिशन है, मतलब माइनस 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 प्लस क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। यानी आने वाले जो नए दो ब्रोमीन है क्या वो लेफ्ट राइट पर भी आएंगे और राइट लेफ्ट पे भी आएंगे? बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो। फिर से देखो भाई, यहां जो बी आर है वो अपोजिट आएंगे, क्योंकि माइनस का मतलब है अपोजिट। तो यहां पर मैं एच इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, ऐसे यहां पर मैं एच अपोजिट लगा दूंगा। अब ये दोनों देखने पर, जैसा कि इसने गलती करी, किस क्या नाम है आपका, मोक्ष, मोक्ष ने क्या बोला कैसा डैश ट्यूमर, इसने क्या गलती की, इसने देखते ही मिरर इमेज नॉट मिरर इमेज देख के डिसाइड कर लिया कि ये तो मिरर इमेज नहीं है। लेकिन 180 डिग्री घुमा के देखो आप, तो आप क्या गलती करते हो जल्दबाजी में घुमा के, भाई किसी कंपाउंड में शुरू में नॉन मिरर इमेज है, जैसे ये ऐसे देखो, ये ऐसे रखा हुआ है, अब देखने पर ये मिरर इमेज नहीं लग रहा, तो घुमा के भी तो देखना पड़ेगा। तो घुमाने के बाद ये मिरर इमेज आ रहा है, मतलब ये मिरर इमेज है, तो क्या इसको घुमाना भी पड़ेगा? अरे बोलते दो, आ रहा है समझ में? तो यहां पर हम बोलेंगे इसको घुमाओ जरा, तो इसको घुमाओगे तो देखो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है। यहाँ देखो इसकी बी आर एच बी आर बी आर, और यहाँ देखो एच बी आर एच एच। इधर देखो जरा, जब 180 डिग्री पर आप इसको घुमाओगे तो ऊपर वाला मिथाइल नीचे, नीचे वाला मिथाइल ऊपर। अब ऐसे बताओ, ये बी आर घूमकर इधर नहीं आएगा और ये एच घूमकर ऊपर जाएगा, ऐसे ये बी आर इधर जाएगा, ये बी आर इधर जाएगा, ऐसे ये वाला बी आर इधर जाएगा, ये वाला बी आर इधर आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? अरे जैसे ड्राइवर अपना स्टीयरिंग घुमाता है वैसे देखो, तो ये दोनों जो ये दोनों बी आर है वो घूम के इधर नीचे नहीं आ जाएंगे, ऐसे ये एच बी आर घूमकर उधर बी आर एच में चला जाएगा। अब देखो जरा ये मिरर इमेज बन रहा है नहीं बन रहा है? अब तो बोल दो। तो किसने बोला नहीं आ रहा था? हैंड रेस किस करो फटाफट, किसने बोला था मिरर इमेज नहीं आ रहा? अभी बोला था ना कोई क्लास में? नहीं अभी तो समझ में आ रहा है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अब तो क्लियर है ना, नहीं आ रहा जिनको, आ गया ना समझ में सभी को? तो ये नॉन मिरर इमेज माने जाएंगे या मिरर इमेज? क्योंकि घुमाने के बाद मिरर इमेज आ रहे हैं, तो ये एनेंशियोमर। अरे बोल दो यार, एनेंशियोमर। अब ऐसे ही बताओ, नीचे में ट्रांस दिया है तो ट्रांस बोले तो माइनस, वो ट्रिक समझ में आ गई? ट्रांस मतलब इमेजिन करोगे कि एल्कीन ट्रांस मतलब अपोजिट साइड पर एच है, तो माइनस, और एंटी एडिशन मतलब माइनस। अब माइनस माइनस मतलब क्या होता है, प्लस। अब आपको इसकी ट्रिक का बेनिफिट समझ में आया? इससे क्या हो रहा है, फिशर जल्दी से बन रहा है, वरना माथा पच्ची हो जाएगी बहुत सारी। हो तो तब भी जाएगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो प्लस का मतलब क्या है, दोनों बी आर राइट राइट पे आएंगे या दोनों बी आर लेफ्ट लेफ्ट पे आएंगे सेम साइड पर। तो एच यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, एच यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। अब बताओ मिरर इमेज आ रहा है नॉन मिरर इमेज? अब तो नॉन मिरर इमेज ही है यार। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों बी आर सेम साइड पे है, तो उसको घुमाओगे भी सही तो वो इधर आएंगे, तो मिरर इमेज तो नहीं बन सकती, इतना तय। तो अब क्या आ जाएगा, डायस्टीरियोमर। बोलो बेटा सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर Br2H2O की जगह D2 निकल दे दिया जाता सेम दोनों क्वेश्चन पे, तो हाँ, अब वहां पर एंटी एडिशन की जगह क्या होता, सिन एडिशन। तो अब सिन एडिशन में क्या लिखते हैं, प्लस, तो प्लस 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 होता, फिर निकाल लेंगे ना आंसर। ऐसे यहां पर शायद यहां पर फिर एनीशोमर आएगा और वहां डायस्ट्रोमर आएगा, एक बार चेक कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन पक्का। कोई समस्या? एनालाइज किया करो है ना, और मेरे भी अगर कुछ गलती की तो मेरी भी गलती पकड़ो भाई, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया और उसको मान लिया, उसको सॉल्व करके भी देख लिया करो तुरंत दिमाग में, और जरूरत लगे तो फिर डाउट पूछो। चले बच्चों आगे, एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं, फिर उसके बाद अगली रिएक्शन पढ़ेंगे। ये 10th है, 11th पे चले। समझ लो ना क्यों जनता निपटती है, इसी को आनंद समझती हो। उनको लग रहा है बस लाइफ तो यही है, जैसे वो मूवी नहीं आई कि सैयारा, आपने देखा होगा, पागल हुई पड़ी है पब्लिक और मजे आ रहे हैं उनको, हीरो हीरोइन को और पिक्चर बनाने वालों को, तो बढ़िया है हमारे तो
पब्लिक हमारे लिए पागल हो रही तो क्या दिक्कत है? लोग बताऊं, मैंने एक मीम देखा जिसमें वो हॉस्पिटल से निकल कर इधर ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई है और वहां जाके थिएटर में मूवी देख रहा है और रो रहा है, ऐसे आंसू टपका रहा है। पागल हुई पड़ी है। मतलब अबे तेरे को अपनी हेल्थ तो ठीक सुधार ले पहले, फिर चल जाना मूवी देखने। समझ रहे हो ना? मतलब जीवन भारत की जनता आधी इसलिए निपटी हुई रहती है। हम मतलब उतना तेजी से जो ग्रोथ कर सकते थे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है ना, वो कहीं और ही बिजी है। मैं नेताओं या सरकार को नहीं बचा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई नेता सरकार बहुत दूध के धुले हैं, बट पब्लिक को भी तो सोचना चाहिए ना भाई। अब यहाँ से निकलेंगे बस, अभी कोई जोक सुना दो, कविता सुना दो, तुरंत उछल उछल के अरे सर बहुत अच्छे हो सर, मजादार बातें करते हो। और पढ़ाई के दो सीरियस क्वेश्चन दे दोगे तो अरे यार ये बहुत बोर कर रहे हैं यार। भाई आईआईटी करने आओ तो आईआईटी के क्वेश्चन ही करवाएंगे क्यों? तो मेरे ख्याल में क्वालिटी पे जाओ। अब बताओ अपनी बॉलीवुड मूवी में कैसे पिक्चर बनती है, नाच गाना, है ना, एक्टिंग के अलावा सब कुछ होता है। नई अच्छी स्टोरी और एक्टिंग के अलावा सब कुछ होता है। कई मूवीज अच्छी भी होती हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवीज देखो आप, वहां तो आपको कंटेंट दिखेगा। जैसे इंसेप्शन मूवी है, इंटरस्टेलर मूवी है, तो आपको कंटेंट दिखेगा कि भाई उसमें पागल कर देगा वो कंटेंट के ऊपर आपको। ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई अच्छी मूवीज नहीं बनती, पर नॉर्मली हम लोग उनको इस चीजों को सीरियस नहीं लेते। तो पढ़ाई और आईआईटी की तैयारी के लिए ना पूरी जान लगा दो इस साल। इस साल है ना आपकी खुद की अंदर के इमोशंस ऐसे बोलें कि यार भाई इतना अच्छा तूने पढ़ाई करी ना कि आईआईटी में हो ना हो, लेकिन मैं, आप खुद अपने फैन बन जाओ। गलत बोल रहा हूँ मैं? भाई ऐसा तो कर ही सकते हैं ना अपन, कि ऐसा पढ़ाई करके दिखाएंगे इतनी सच्चे मन से कि अपने फैन तो बन गए। और फिर उसके बाद आप ये मान के चलो कि फिर कोई रोक भी नहीं सकता आपका आईआईटी का अच्छी रैंक से सिलेक्शन। बट थोड़ा सा यार ये हल्ला गल्ला मल्ला चलता रहता है ना, इसमें थोड़ा सीरियस कम होना। चलो बताओ जल्दी, क्या इसमें वो ट्रिक लगेगी? मतलब समझिए ना मैंने क्यों नहीं करवाया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ कोल्ड केमिनो 4 में। मैंने ये इसलिए करवाया है क्योंकि यहाँ इस ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस ट्रांस वाले टॉपिक पे ही है ना, तो यहाँ तो सीधा यहाँ बी आर लगाओ जो कायरल सेंटर बन रहा है, और यहाँ पर एक CH2 Br लगा दो। बोलो सही है? अब क्या ऊपर वाला कायरल सेंटर फिक्स रहेगा? क्योंकि रिएक्शन में उस वो एल्कीन पर कर रही है, उस पर नहीं हो रही है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे CH3 और क्या आ जाएगा साथ में CH2Br। बोलो सही है? बोलो मेरे भाई। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? देखो ये है एरिथ्रो, क्या है ये? सेम ग्रुप सेम साइड मतलब एरिथ्रो, और सेम ग्रुप सेम अपोजिट साइड मतलब थ्रियो। थ्रियो और एरिथ्रो आपस में क्या होते हैं? डायस्टेबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज। एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो फटाफट। ब्यूटुआइन, Br2CCl4 1 इक्विवेलेंट। एक वो गोल्ड केमिनो 4 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पेंट 1 आइन 1 इन 4 आइन। इसमें बताइए एक इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या बनेगा? सिस या ट्रांस? क्यों? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन है तो अपोजिट साइड पर जाएगा। बोलो फटाफट लिख दूं आंसर। ऐसे मुझे बताइए पेंट 1 इन 4 आइन, पहले कौन रिएक्शन करेगी? इन या आइन? क्योंकि एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होती है? नहीं, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है एल्काइन से, है ना? तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? पहले एल्कीन से रिएक्शन होगी या एल्काइन से? एल्कीन से। तो यहां पर 2 Br ऐड हो जाएंगे। पहले एल्कीन नहीं रिएक्शन करती, पहले एल्काइन नहीं करती, एल्कीन करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हालांकि हाइड्रोजनेशन की बात की जाए तो हाइड्रोजनेशन में उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन पहले किसका होगा? अल्काइन का फास्ट होगा एल्कीन से, पता है? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है यार, है ना, वो नहीं करवाएंगे तो मजा नहीं आएगा। बताओ इस पर बच्चों, Br2CCl4 दोनों में 1 मोल लेना है ना, और इसमें D2 निकल 1 मोल। ऊपर वाले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? नीचे वाले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 1 मोल लेकर।
10-15 मिनट पढ़ लेते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओजोन लाइसिस खींच देंगे। एक्चुअली पेपर डिस्कशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था। और इन क्वेश्चन को घर पर जाके वापस ट्राई किया करो, है ना, रफ कॉपी में। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में सब तो हो गया, एक बार दोबारा ट्राई करेंगे ना तो नई चीजें आपके दिमाग में आएंगी। कई चीजें क्या होती है ना, क्लास में फ्लो में उतनी तेजी से दिमाग में नहीं आती हैं, तो घर पे जाके रफ कॉपी में वापस ट्राई किया करें, फिर उसके बाद नोट्स, थ्योरी, डीपीपी मॉड्यूल, फिर उसके बाद होमवर्क करें। तो घर पे जाके जरूर पढ़ा करो। आगे आंसर ऊपर कितना आएगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। और पहले कहां पे बनेंगे, लेफ्ट पर या राइट पर, बोलो, लेफ्ट पर, क्योंकि दोनों एल्कीन है। तो पहले कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्शन करेगी, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होंगे। यहाँ कितने अल्फा एच आ रहे हैं, 10, और यहाँ कितने आ रहे हैं, 4। तो बताओ बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, 10 अल्फा एच वाली एल्कीन या 4 अल्फा एच वाली एल्कीन, बोलो सही है। तो यहां पर हम बोलेंगे ये वाली एल्काइन बच्चों ज्यादा फास्ट होगी, इसलिए पहले यहां एडिशन होगा। और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2, क्योंकि सिन एडिशन है या एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, तो दोनों भी यार अपोजिट साइड पर जुड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट वाली एल्कीन है, लेकिन हाइड्रोजनेशन पहले किसका होगा, लेस हिंडर्ड, शाबाश। तो यहां पर सिन एडिशन या एंटी एडिशन, सिन या एंटी, तो यहां पर तो मिरर इमेज बनेगी। बच्चों बताओ क्या यहां मिरर इमेज बनेगी, नहीं, यहां पर दूसरी मिरर इमेज बनेगी भी सही तो वो आइडेंटिकल होगी, बोलो होगी नहीं होगी, कि वेज वेज बनाओ या डैश डैश बनाओ, सिन एडिशन होता है तो वेज वेज और डैश डैश 180 डिग्री घुमाने के बाद ऐसे सुपर इम्पोजिबल होगा। आ रहा है आपको समझ में, आपको आ रहा है समझ में। आपका नाम क्या है, वंश, वंश मुझे पहली बार दिख रहे हो क्लास में, मेरी क्लास फर्स्ट है आपकी है, कब आए आप बैच में, आप भी पहली बार आए हो? हाँ, तो आपको ना हाइड्रोकार्बन के नोट्स लेने मेरे, पीपीटी डाउनलोड करके, और अगली क्लास में डाउट पूछना है ना, नहीं तो मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ ये रिएक्शन क्या पढ़ाई थी मैंने, ठीक है ना। और कोई जो नया आया है, अच्छा यहीं के लिए परमानेंटली आए हो या अगली क्लास में भाग जाओगे, भाग जाओगे, पक्का, पक्का ना। ये तो नहीं ना टफ पढ़ा रहे हैं, इजी है वो, ऐसा कोई मत सोचना, बैठ रहे हो तो परमानेंट बैठो। और अगली क्लास में आपको पूरे नोट्स रिवाइज करके आने, पीपीटी डाउनलोड कर ही लोगे आप, और मैं पूछूंगा आपसे बताओ क्या डाउट है। अगर आपने बोला कोई डाउट नहीं है तो याद रखना मैं पूछूंगा वो क्वेश्चन बताओ मैंने उसको कैसे सॉल्व किया था, तो आ जाओगे करके रेडी, वरना क्या होगा ना छूट जाएगा फिर। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई कंप्लीट बच्चों हमारी क्या, यहाँ कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन, और यहाँ कौन सा एडिशन है, सिन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लो ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन और अल्काइन। बच्चों एल्कीन अल्काइन का ओजोनोलाइसिस जो होता है वो कैसे होता है, पहले मैं मैकेनिज्म पढ़ा देता हूँ, फिर अगली क्लास में बेसिक बेसिक क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने O3 CCl4 की रिएक्शन करवाई, ये -70 डिग्री पर होती है, कितने टेम्परेचर पर, -70 डिग्री। तो यहां पर होता क्या है कि जैसे एल्कीन है, अब एल्कीन पर ओजोन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन क्या करती है, इसके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हुए इसके पाई स्टार में अटैक करती है, किसमें अटैक करती है, पाई स्टार। आपको याद हो तो मैंने बताया भी था कि सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो न्यूक्लियोफाइल सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा, और पाई बॉन्ड तोड़ना है तो पाई स्टार में। तो पहले तो पाई बॉन्ड ही तोड़ोगे ना आप, पहले थोड़ी सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे, अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ही तोड़ोगे। तो ये बॉन्ड अपोजिट साइड पे टूटने लग जाएगा और यहाँ के प्लस पर यहाँ का माइनस बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो इधर माइनस आएगा, फिर इधर जुड़ोगे। अच्छा ये दूसरी साइड पर जो प्लस आ रहा है उससे वो रिंग बन जाएगी। तो इस तरह का कंपाउंड बनता है आपका CH3 CH CH CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा O O, और ये रिंग बन जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों मेलोजोनाइड। क्या बोलते हैं, मेलोजोनाइड। क्या बोलते हैं, मेलोजोनाइड। बच्चों बन तो जाता है लेकिन ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ज्यादातर रिपोर्ट नहीं किया जाता, बहुत ही कम साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि मेलोजोनाइड पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए मेलोजोनाइड क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ देखो इधर भी और इधर भी दो तरह के पेरोक्साइड बॉन्ड है, दो, और पेरोक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल होता है ना। और यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो ही गया था। अब होता क्या है कि ये टूट जाता है, ठीक है, और ये टूट के बनाता है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस साथ में बनाता है CH CH3 O O
माइनस। ठीक है, कैसे बना बच्चों, ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने क्या किया, मान लो इस बॉन्ड के इस पेरोक्साइड बॉन्ड को तोड़ा, इधर देखना एक बार बोर्ड पर। मान लो मैंने कहा कि ये बॉन्ड मैंने इधर तोड़ा, मान लो, है ना, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। अब ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है तो क्या ऑक्सीजन सीसी बॉन्ड खींच लेगा, क्योंकि कार्बन पे तो प्लस फिर भी स्टेबल है, ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल नहीं है, तो यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, बोलो सही है। और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ क्या आ गया प्लस और यहाँ क्या आ गया माइनस, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। कौन सा आयन, when both positive and negative charges present it is called ज्विटर आयन। अब यहां पर इसका उल्टा भी कर सकते हो आप बोलोगे सर इसकी जगह मैं एक काम करता हूं, ये बॉन्ड तोड़ता हूं, तो फिर यहां माइनस आएगा और अब की बार ये बॉन्ड किधर खिंच जाएगा इधर, तो अब इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, बोलो यार, और इधर ज्विटर आयन बन जाएगा। क्या दोनों बात एक ही है? अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तब तो कोई फर्क नहीं आएगा, अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो फिर फर्क आएगा, बोलो हाँ या ना। इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। फिर आगे हम बोलेंगे अब क्या होता है कि ये ज्विटर आयन इससे रिएक्शन करके ओजोनाइड बना देता है। क्या बना देता है, ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बच्चों कैसे बनता है कि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर ये ओजोनाइड बना, ये फिर भी स्टेबल होता है -70 डिग्री पर। ठीक है, हालांकि इसमें भी अनस्टेबल है क्योंकि ये भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड कैरी कर रहा है। और ये कैसे बना, ध्यान दीजिए जरा इधर, एक बार बोर्ड पे देख लो बाद में नोट करना। ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो बताइए क्या यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस आएगा। आपको पता भी है कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो अनलाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, और अनलाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करता है, तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अगर मैं इसको ऊपर करके लिखूं तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया और ये O- इससे जुड़ गया, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही मैं पानी डालूंगा, क्या डालूंगा, पानी, ध्यान सुनना, पानी के साथ जिंक ले लो या पानी के साथ डाई मिथाइल सल्फाइड ले लो या पानी के साथ ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ले लो। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान से देखना क्या होगा कि पेरोक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल है तो पेरोक्साइड बॉन्ड भी टूटेगा, बोलो। तो और ये यहां पर फिर से ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ले लेता है और इधर ये बॉन्ड इधर दे देता है, इधर ध्यान देखना। यहां पर मैंने ये बॉन्ड उधर तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव आया और ये नेगेटिव पॉजिटिव इधर डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड इधर बना देगा। तो कुल मिला के आपका क्या बन जाएगा, इधर देखना जरा, क्या बन जाएगा, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड O। और वो जो ऑक्सीजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में वाटर से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, H2O2। क्या बना लेगा, H2O2, बोलो हाँ या ना। अब ये कैसे बना एक बार वापस समझ लो भाई, अगर नहीं आया तो पूछ लेना। इधर देख लो फिर से, मैं फिर से बोल रहा हूँ ध्यान देना। ये बॉन्ड उधर टूटा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव ने क्या किया, इधर से बॉन्ड खींच लिया तो डबल बॉन्ड बना लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड हो। वैसे यहाँ पर इस बॉन्ड को मैंने ऊपर तोड़ा तो यहाँ क्या आया, नेगेटिव, पहले से क्या आया था पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होकर नेसेंट ऑक्सीजन वाटर से जुड़कर क्या बना लेगी, H2O2, बोलो सही है। और यहाँ भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आप उल्टा भी तोड़ सकते थे, ये बॉन्ड इधर तो ये बॉन्ड इधर तो ये बॉन्ड उधर। शॉर्टकट में इसको कई बार बच्चों को ऐसे बता दिया जाता है कि कुछ मत करो, इस बॉन्ड को इधर और इस बॉन्ड को इधर तोड़ के बीच वाला ऑक्सीजन अलग निकाल दो और डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बाकी एग्जैक्ट तरीका ये होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों जो H2O2 है वो अगर जिंक है या इनमें से कोई भी है तो वो ऑक्सीजन इनको देकर क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई? अगर जिंक है तो, अगर जिंक है तो ये ऐसा हो जाएगा, डाईमिथाइल सल्फाइड है तो डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड बन जाएगा जैसे जिंक ऑक्साइड बना, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो यहाँ डबल बॉन्ड हो बन जाएगा। कुल मिला के ये H2O2 को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। दोबारा बोलो, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्यों कहा, क्योंकि H2O2 को ये रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन नहीं निकाला गया तो ये बनने वाले जो एल्डिहाइड है, बनने वाले एल्डिहाइड है उसको ये H देकर तोड़ देगा H2O2 किसमें, RC डबल बॉन्ड OH में। ये बच्चों कब होगा बताओ, जब इफ जिंक या उस तरह के एब्सेंट हो रिएजेंट, तो फिर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखना एल्डिहाइड होगा तभी ऑक्सीडाइज होगा,
अगर कीटोन होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अगर जिंक एब्सेंट है या इस तरह की रिएजेंट एब्सेंट है तो फिर रिडक्टिव नहीं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा और बनने वाले एल्डिहाइड विल फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो हाँ है ना। तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बोलो सही है क्या। आरडीएस स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हो रही है यही आरडीएस स्टेप है। बोलो हाँ है ना। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन के जवाब दो, फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर ये H2O2 जो है जिंक नहीं है तो ये क्या करेगा, अपना एक ऑक्सीजन इस CH बॉन्ड को तोड़कर इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट कर देता है। तो इसको क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोलेंगे। तो बनने वाले एल्डिहाइड अब एल्डिहाइड ना रहकर क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। डाउट टाइमिंग कल का आज शाम का कोई डाउट टाइमिंग नहीं है, वैसे आ सकते हो। अगर आप फिर भी आओगे तो मैं 6 बजे मिल जाऊंगा आपको, 6:45 के आसपास फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन कल मैं रहूंगा 4:30 से लगभग 2:30 से 4 है ना, हाँ, 4 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में मिल जाऊंगा, है ना। हाँ बेटा यार, अगली बार बोल देना उनको, है ना, कि थोड़ा लेट ही आए, है ना, क्योंकि वो तो ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखो थोड़ा, जो भी टाइम है ना उसका आधा घंटा लगभग रखा करो सेफ साइड का, डाउट भी डिस्कस करना होता है ना। जाओ अब देख लेना, मतलब कोशिश करो कोई भी बच्चों को जाने की हड़बड़ी ना हो। अभी तो कोई बात नहीं, अब जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप कोचिंग में आधे घंटे का बफर नहीं रखते हो तो कोई टीचर अक्सर करेंगे उन्होंने अपना सिलेबस करवाने के लिए 15 मिनट एक्सटेंड कर दी, या आपको 15 मिनट 20 मिनट डिस्कस करना हो टीचर से। और देख लेना अगली क्लास में ना, एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पे। तो दोनों अलग अलग बनेंगे, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी फिर, अभी बताता हूँ मैं आपको। और अगली क्लास में आप मुझे आते ही शो करना क्या दिखाया था मैंने वीडियो में ना। चले आगे, खत्म ही करने हैं बस अपन। बताइए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस किसका फास्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस फर्स्ट, ये वाली एल्कीन, ये वाली एल्कीन, या ये वाली एल्कीन, कौन सी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस फास्ट होगा। बोलो यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। थर्ड, क्योंकि यहाँ कितने अल्फा एच हैं, 6 अल्फा एच। क्या हमने बोला था, मोर अल्फा एच मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, और मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर ऑफ एल्कीन। तो कौन सी एल्कीन ओजोनोलाइसिस जल्दी ओजोन से रिएक्शन शुरू करेगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ याद रखना, यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 9, यहाँ कितने अल्फा एच है, 12। तो ये ज्यादा स्टेबल है बट एट द सेम टाइम ज्यादा रिएक्टिव भी है। तो याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये वाली एल्कीन ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगी। इज दैट क्लियर। ऐसे बताइए, ये बॉन्ड मान लीजिए ए है और ये बॉन्ड बी है, तो किसकी रिएक्टिविटी या किसकी रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस फास्ट होगी। पहले कौन सा बॉन्ड रिएक्शन करेगा, बी, क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है, लोन पेयर के कारण प्लस एम, और प्लस एम के कारण क्या, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है लेकिन यहाँ पर प्लस एच प्लस एम लग रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा ना। बोलो हाँ है ना, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन। टोटल ओजोनाइड बनाओ, कितने बनेंगे। टोटल ओजोनाइड कितने बनेंगे बताइए। फर्स्ट, इसके कितने ओजोनाइड पॉसिबल हैं। इसके कितने ओजोनाइड बनेंगे, और इसके कितने ओजोनाइड बनेंगे।
बस ये क्वेश्चन बताओ, घर जाओ। हाँ जी, बोलो भाई, पहले वाले के कितने ओजोनाइड बनेंगे? एक ही बनेगा। देखो होता क्या था, अगर मैं डायरेक्ट पूछूं तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड हटाकर एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे, तो बताओ क्या यहाँ पर ये वाला ओजोनाइड बनेगा, जिसमें मैं बोलूंगा CH2O CH2 और 2 ऑक्सीजन नीचे लगा दिए। बोलो बेटा सही है। तो कितने ओजोनाइड बने? एक ही बना। अगले वाले में बताओ। 3। कितने बनेंगे? 3। 3 क्यों बनेंगे? क्योंकि ये कायरल सेंटर है और कुछ नहीं बोला जाएगा तो आप इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर सोचते हो या एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर? तो आप मुझे बताइए, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये कायरल सेंटर है? ये कायरल सेंटर कैसे, देखिए इधर एक H है, एक CH3 है, एक O है, एक O है। अब शुरू में तो O सेम है, लेकिन ये O से जुड़ा हुआ है और ये O C से जुड़ा हुआ है, तो OC OO डिफरेंट हो गया। कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर के कितने स्टीरियोआइसोमर हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? RR SS। अब RS बोलो या SR बोलो, क्योंकि दोनों कायरल सेंटर सेम है इसलिए RS और SR सेम होंगे, वरना RS और SR अलग अलग होते। भाई ये एक R होगा कायरल सेंटर या S होगा, ये भी R होगा या S होगा, बोलो हाँ या ना। तो 3 कॉम्बिनेशन बन गए। इसमें से बताइए एक्टिव कितने होंगे? 2। और मीजो कितने होंगे? 1, क्योंकि RS जब बनाओगे तो POS आ जाएगी। या ऐसे सोचो, वेज वेज बनाओगे तो POS आ जाएगी, डैश डैश बनाओगे तो भी POS आ जाएगी, लेकिन वेज डैश बनाओगे तो मिरर इमेज डैश वेज, उसकी मिरर इमेज आ जाएगी एनिंशोमर। बोलो यार, इसके बताओ कितने बनेंगे? इसके बनेंगे 6। कितने बनेंगे? 6। यही फाइनल क्वेश्चन है जो टफ है, इस पे ध्यान दो। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप मुझे बताइए ये कैसे कैसे बन रहे हैं? तो फिर आप पहले तो बोले ही नहीं। करो इसको सॉल्व, जल्दी करो, पूरा मैकेनिज्म सोचो। देखो इधर, अब इधर देख लो जरा, यहां जब दोनों साइड सेम नहीं है तो आपको दो अलग अलग तरीके, क्योंकि जब दोनों साइड सेम है, इधर देखना जरा, जब दोनों साइड सेम है तो अंदर का तरह से बॉन्ड तोड़ूं या बाहर की तरह से तोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आप इमेजिन करो, इधर देखना, इधर मिथाइल है और इधर मिथाइल की जगह H है, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, तो आपको नहीं लग रहा कि एक ओजोनाइड तो ये वाला और ये वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको मैं एसिटाल्डिहाइड बोल सकता हूँ। लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि अंदर वाले की जगह बाहर वाला बॉन्ड तोड़ो, तो इधर ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहां पर ज्विटर आयन बन जाएगा 2 कार्बन वाला, और यहाँ एल्डिहाइड कितने का बन जाएगा? 1 कार्बन वाला। बोलो हाँ या ना। तो अब इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जैसे सोचो, इधर इमेजिन करो कि यहाँ फिलहाल H है, यहाँ फिलहाल H है, बोर्ड पर देख रहे हो क्या? समझ में आ रहा है क्या? भूख के मारे जान तो नहीं निकल रही? तो बस ध्यान दो इधर, यहाँ H है बच्चों, तो ये H वाला है अगर, तो मैं बोलूंगा यहाँ 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 1 कार्बन का, यहाँ H मानना है ना, तो 1 कार्बन का ज्विटर आयन। अब उल्टा सोचो, इधर उल्टा तोड़ेंगे तो इधर 2 कार्बन का ज्विटर आयन और 1 कार्बन का एल्डिहाइड। अब दो, अब देखो सोचो, 2 पॉसिबिलिटी, तो इसके 2 उसके 1 से, या इसका 1 इसके 2 से जुड़ेंगे तब तो 3 कार्बन का ही ओजोनाइड बनेगा। बट इमेजिन करो कि इसका एल्डिहाइड उसके ओजोनाइड से जुड़ जाए, किसके? 1 कार्बन वाले, अभी तो 2 कार्बन है ना यहाँ पे, मतलब 1 कार्बन की जगह इसका जो ज्विटर आयन है, मतलब उल्टा सोच के, तो दूसरा जो इसका ओजोनाइड है वो इससे और इसका उससे जुड़ेगा, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 3 बन रही है ना। मेरी बात समझ में आई कैसे? भाई मैंने इसको तोड़ा, तो अब सोचो कि अगर यहां पर इसका 2 कार्बन का एल्डिहाइड 1 कार्बन के ज्विटर आयन से जुड़ेगा, तब तो आपका क्या बनेगा? यही आंसर आएगा। लेकिन इसका 1 कार्बन का एल्डिहाइड 1 कार्बन के ज्विटर आयन से, या इसके 2 कार्बन का एल्डिहाइड इसके 2 कार्बन के ज्विटर आयन से जुड़ेगा, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। वैसे 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो अब यहाँ कार्बन चेंज कैसे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ कितने स्टीरियोआइसोमर आ जाएंगे? 3, RR SS और RS।
और एक ऐसा, और यहाँ कितने स्टीरियो आइसोमर है? एक ही, क्योंकि ये तो कायरल सेंटर है नहीं। तो ये आया एक, ये आया तीन, ये आया दो, तो टोटल कितने ओजोनाइड है? 6 ओजोनाइड पॉसिबल है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बोलो सही है क्या? थैंक यू सो मच। डीपीपी होमवर्क दी थी मैंने, अगली क्लास में अभी हम होमवर्क करके लाओ। एयर की डीपीपी करना है अभी आप। क्या बोल रहे हो? और हाइड्रोकार्बन कर लेते हैं यार, क्योंकि जीओसी टेस्ट अभी टेस्ट में अभी नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ अभी हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन में आप गड़बड़ ना करो। हाइड्रोकार्बन की डीपीपी 1 होमवर्क करके लाओ। कब है हमारी क्लास? कल ही है, तो कल करके लियो एक डीपीपी बस, ठीक है? थैंक यू। जा सकते हैं आप बाकी बच्चे। डाउट टाइमिंग कल रहेगी शाम को 6 बजे, सॉरी 6 नहीं, कितने बजे बताया? 4 से 5, 4 से 5। लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? आज का लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा ये? कौन सा लेक्चर नंबर रहेगा? 10th। ठीक ठीक, थैंक यू। आप जा सकते हो ना यार। यहाँ पर फाइल थी, कहाँ चली गई? एक मिनट। चलो बताओ।